अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम फर्स्ट ईयर बायोलॉजी की पूरी रिवीजन करेंगे, पूरी बायोलॉजी पढ़ने की पूरी कोशिश करेंगे, उसको सारा रीड करेंगे कि एमडी कैट से एक दिन पहले थोड़े से टाइम में अबाउट 45 मिनट टू 1 आवर में हम इसको कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। तो आप साथ वीडियो चला लें और साथ आप अपनी बायोलॉजी की बुक खोल लें और अपनी बुक की तरफ देखिए और आप अपनी बुक से पढ़ें। वीडियो साथ प्ले कर लें और अपनी बुक से पढ़ना स्टार्ट कर दें। आपका वीडियो से कोई तल्लक नहीं है, वीडियो जस्ट आपकी पेस को मेनटेन करने के लिए कि जिस स्पीड से मैं पढ़ रही हूँ उसी स्पीड से आपने पढ़ना है और जो जो पॉइंट्स मैं रीड कर रही हूँ आपने भी सिर्फ उन्हीं पॉइंट्स को पढ़ना है। सारा कुछ रीड करने की ज़रूरत नहीं है आपको। तो चले स्टार्ट करते, बिस्मिल्लाह करते। सबसे पहले जो हमारा पहला चैप्टर आता है इंट्रोडक्शंस का, जो पहला चैप्टर है बायोलॉजी का, ये सिलेबस में नहीं है लेकिन इसमें से आपने जो चीज़ करनी है, क्योंकि पीएमसी इसमें से एमसीक्यू 18 के परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ बायो एलिमेंट्स बाय मास ऑफ अ ह्यूमन बीइंग। तो ये परसेंटेज कंपोजिशन करनी है। ये टोटल 6 बायो एलिमेंट्स जो है जो मेड करते हैं 99% ऑफ बॉडी। 65% ऑक्सीजन है, इसमें 18% कार्बन है, 10% हाइड्रोजन है, 3% नाइट्रोजन है, 2% कैल्शियम है और 1% फास्फोरस है। इसमें से यही पढ़ के इस चैप्टर में से सिर्फ आपने ये पढ़ना है। इसके बाद आपने नेक्स्ट चैप्टर अपना स्टार्ट कर देना है जो कि बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स है। बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स में जो केमिकल कंपोजिशन ऑफ अ बैक्टीरियल एंड मैमेलियन सेल है ये आपने याद करनी है। केमिकल कंपोजिशन बैक्टीरियल सेल में जो है और मैमेलियन सेल में जो है, इसका मैं आपको हिंट बता देती हूँ कि बराबर का पानी पी के जो मैमल्स होते हैं ना वो ज़्यादा पीसीएल बनाते हैं जबकि बैक्टीरिया ज़्यादा डॉक्टर बनाते हैं। कैसे? बराबर का पानी, इसमें वाटर के दोनों में इक्वल कंसनट्रेशन में है, वाटर दोनों में इक्वल कंसनट्रेशन में है। बराबर का पानी पी के मैमल्स जो हैं वो क्या करते हैं, पीसीएल ज़्यादा बनाते हैं, यानी मैमल्स पीसीएल ज़्यादा बनाते हैं। प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स और लिपिड्स ज़्यादा बनाते हैं जबकि बैक्टीरिया डॉक्टर ज़्यादा बनाते हैं, यानी डीआर डॉक्टर, यानी डीएनए और आरएनए ज़्यादा बनाते हैं। तो ये चीज़ याद रख लें। इसके बाद जो हमने रीड करना है, इसको रीड करने के बाद इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर आ जाता है। इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर में आप देख लेंगे 65 to 89% इन डिफरेंट सेल्स होता है, 85% इन ब्रेन सेल्स होता है और अबाउट 20% इन बोन सेल्स होता है। ये चीज़ देख ली। इसके बाद सॉल्वेंट प्रॉपर्टीज़ रीड करने की ज़रूरत नहीं है। हीट कैपेसिटी है, हीट कैपेसिटी की डेफिनेशन ज़रूर रीड करें क्योंकि हीट कैपेसिटी और ये हीट ऑफ वेपराइजेशन वगैरह की डेफिनेशन इंटरमिक्स हो जाती है। तो हीट कैपेसिटी की डेफिनेशन है कि वाटर हैज़ ग्रेट एबिलिटी ऑफ अब्जॉर्बिंग हीट विद मिनिमम ऑफ चेंज इन इट्स, ये इसकी हीट कैपेसिटी का इंट्रोडक्शन है। और डेफिनेशन है कि नंबर ऑफ कैलोरीज रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम, यहाँ पे 1 ग्राम का जिक्र है, किलोग्राम नहीं है, ये मिस्टेक नहीं करनी। 1 ग्राम ऑफ वाटर फ्रॉम 15 to 16 डिग्री सेंटीग्रेड इज़ 1। और हीट कैपेसिटी का यूज़ क्या है कि यूज़ इन अगेंस्ट सडन थर्मल चेंजेस, ये हो गया। उसके बाद हीट ऑफ वेपोराइजेशन है। हीट ऑफ वेपोराइजेशन की वैल्यू देख लेंगे, 574 किलो कैलोरीज पर किलोग्राम इसकी वैल्यू है, 574 किलो कैलोरीज पर किलोग्राम। और ये उन रिएक्शंस में रोल प्ले करती है जहाँ में ऑक्सीडेशन के ज़रिए हीट प्रोड्यूस हो रही होती है, जैसे रेस्पिरेशन का प्रोसेस है जिसमें ऑक्सीडेशन यूज़ हो रही होती है। तो इसी तरह ये हीट ऑफ वेपोराइजेशन हो गया। आयनाइजेशन ऑफ वाटर, इसमें ये रीड करने की ज़रूरत नहीं है। प्रोटेक्शन, ये भी रीड करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक आ गया कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स में लाइन लिखी हुई है कि कार्बोहाइड्रेट्स प्ले बोथ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल रोल्स, ये दोनों रोल्स होते हैं। इसके बाद इसका फार्मूला देख लें, CxH2O, ये इसका जनरल फार्मूला है। और इनमें x जो है वो होल नंबर है फ्रॉम 3 to many thousands। इसके बाद कार्बोहाइड्रेट्स का जो नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है मोनोसेक्राइड्स और डाइसेक्राइड, ओलिगोसेक्राइड्स और पॉलीसेक्राइड्स है। ये सारा टॉपिक रीड करने की ज़रूरत नहीं है। बस ये देख ले कि जो मोनोसेक्राइड्स होते हैं वो स्वीट होते हैं, ओलिगोसेक्राइड्स लेस स्वीट होते हैं और पॉलीसेक्राइड्स मोर स्वीट होते हैं। मोनोसेक्राइड जो होते हैं ये फर्दर हाइड्रोलाइज नहीं हो सकते, लेकिन ओलिगो और पॉलीसेक्राइड्स की हाइड्रोलाइसिस हो सकती हैं। और जो नेचर में मोनोसेक्राइड्स होते हैं ना वो 3 to 7 कार्बन एटम के होते हैं जो नेचर में होते हैं। अदरवाइज़ काफ़ी ज़्यादा मोनोसेक्राइड है जो आर्टिफिशली मेड है, जो आर्टिफिशली मेड है वो काफ़ी ज़्यादा है। नेचर में 3 to 7 कार्बन वाले पाए जाते हैं। उसके बाद आगे हमारे पास राइबोस और ग्लूकोज है। इनकी स्ट्रक्चर देख ले। जो ग्लूकोज है इसके कौन से कार्बन पे इन्वर्जन हो रही है ये देख लें कि अगर कार्बन नंबर 3 पे हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल ग्रुप की इन्वर्जन हो रही है तो ये ग्लूकोज है। अगर कार्बन नंबर 3 और 4 दोनों पे इन्वर्जन हो रही है तो ये गैलेक्टोज बन जाता है। तो यहाँ पे 3 भी हो रही है तो ये क्या है, ग्लूकोज है। इसके अलावा जो हेक्सोसिस इम्पोर्टेंट है वो ग्लूकोज है। और
हेप्टोसिस जो है वो सूडो हेप्टोस और ग्लूकोहेप्टोस है, ये हेप्टोसिस दो है हमारे पास। इसके बाद हमारे पास जो ग्लूकोज की स्ट्रक्चर है, ये सोल्यूशन स्टेट में कौन सी स्ट्रक्चर होती है, रिंग स्ट्रक्चर। सोल्यूशन स्टेट में जो स्ट्रक्चर होती है वो रिंग स्ट्रक्चर होती है। काइटन जो है ये β14 होता है, इसमें ग्लूकोज। सेलुलोज में भी β14 होता है ग्लूकोज। अमाइलोस में α14 होता है। अमाइलोपेक्टिन में α14 α16 होता है। ग्लाइकोजन में α14 α16 होता है। डेक्स्ट्रिन में α14 α6 होता है। लेकिन जो ग्लाइकोजन है ये सबसे ज़्यादा इसमें जो ब्रांचिंग है सबसे ज़्यादा इसी में होती है। इसके अलावा जो है यहाँ पे 0.08% ग्लूकोज जो होता है वो हमारे ब्लड में होता है नॉर्मली 0.08%, और 717.6 किलो कैलोरीज सोलर एनर्जी चाहिए होती है 10 ग्राम बनाने के लिए। 10 ग्राम बनाने के लिए 717.6। इसी तरह 100 ग्राम अगर पूछा जाए तो 7176 हो जाएगा, और 1 ग्राम पूछा जाए तो 71.76 हो जाएगा। तो ये चीज़ देख रहे हैं। उसके बाद ओलिगोसेक्राइड है। ओलिगोसेक्राइड में ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बन जाता है क्योंकि इसमें एक से ज़्यादा मोनोसेक्राइड्स होते हैं, और जो सबसे ज़्यादा फिजियोलॉजिकली इंपॉर्टेंट डाइसेक्राइड्स है वो सुक्रोज और लैक्टोस है। इसके बाद हमारे पास पॉलीसेक्राइड्स आ जाते हैं। पॉलीसेक्राइड्स को सारा रीड करने की ज़रूरत नहीं है, इसमें पहले स्टार्च देख लें। स्टार्च ब्लू कलर देता है आयोडीन के साथ, ये चीज़ याद रख लें। इसमें जो एक अमाइलोस होते हैं कार्बोहाइड्रेट, और दूसरा अमाइलोपेक्टिन होते हैं। जो अमाइलोस होते हैं ये 20% बनाते हैं स्टार्च का, और अमाइलोपेक्टिन अबाउट 80% होते हैं स्टार्च में। अमाइलोपेक्टिन 80% होते हैं, अमाइलोस 20% होते हैं। इसी तरह जो अमाइलोस होते हैं ये हेलिकल होते हैं, जो अमाइलोपेक्टिन होते हैं वो ब्रांच्ड होते हैं। अमाइलोस जो होते हैं ये हॉट वाटर में सॉल्युबल हो जाते हैं, लेकिन अमाइलोपेक्टिन हॉट वाटर या किसी तरह के भी वाटर में सॉल्युबल नहीं होते। इसके बाद हमारे पास ग्लाइकोजन आ जाता है। ग्लाइकोजन जो है हमारे पास ये रेड कलर देता है आयोडीन के साथ, जबकि स्टार्च ब्लू कलर देता था आयोडीन के साथ, और सेलुलोज कोई भी कलर नहीं देता आयोडीन के साथ। सेलुलोज जो है ये सेल वॉल ऑफ ग्रीन एल्गी में प्रेजेंट होते हैं, और इसके अलावा प्लांट्स की सेल वॉल में भी प्रेजेंट होते हैं। जो वुडी पार्ट ऑफ प्लांट होता है वो 50% सेलुलोज ही होता है। इसके बाद आ गया हमारे पास ग्लाइकोजन है। ग्लाइकोजन एनिमल्स में होते हैं, फंजाई में होते हैं, प्रोक्रियोट्स में होते हैं, जैसे साइनोबैक्टीरिया में ग्लाइकोजन होता है। इसके बाद लिपिड्स आ गया। लिपिड्स 3 तरह के होते हैं, सिंपल लिपिड्स, कंपाउंड लिपिड्स, डेराइव्ड लिपिड्स। ये स्टोर एनर्जी करते हैं मोर देन कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन्स। तो इसके बाद हमारे पास असाइल ग्लिसराइड्स आ गया। असाइल ग्लिसराइड्स में जो चीज़ हमने देखनी है कि ये इनको नेचुरल लिपिड्स कहते हैं, असाइल ग्लिसराइड्स को नेचुरल लिपिड्स। इसके बाद एंड पे एक लाइन लिखी हुई है कि फैटी एसिड्स आर वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ ट्राइग्लिसराइड्स। इसमें अल्कोहल नहीं बल्कि फैटी एसिड जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है ट्राइग्लिसराइड्स का, यानी विच ऑफ फॉलोइंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ ट्राइग्लिसराइड्स, फैटी एसिड्स। इसके बाद हमारे पास आ जाता है कि फैटी एसिड जिसमें इवन नंबर ऑफ कार्बन आइटम होते हैं और 2 to 30 कार्बन आइटम्स होते हैं स्ट्रेट चेन में, वो ज़्यादा यूज़ होते हैं इनमें, इनकी बॉन्ड फार्मेशन में। और ज़्यादातर ये सैचुरेटेड होते हैं। जो अनसैचुरेटेड होती है उसमें 1 to 6 डबल बॉन्ड हो सकते हैं, अनसैचुरेटेड में 1 to 6। इसके बाद आ गया हमारे पास फैटी एसिड्स की जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है वो 0.8 होती है। इनकी जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है वो कितनी होती है, 0.8 होती है। और स्पेसिफिक ग्रेविटी के बाद ये वैक्सीज आ गया। वैक्सीज किस में होती है, 2 तरह की वैक्सीज होती है, एक नेचुरल होती है, एक सिंथेटिक होती है। जो सिंथेटिक वैक्सीज है ये पैराफिन वैक्स है जो कैंडल्स बनाने में यूज़ होती है, और एक नेचुरल वैक्स होती है जो बी वैक्स और क्यूटिन वगैरह होती है। और वैक्सीज जो होती हैं ये इसमें ग्लाइसरोल एब्सेंट होते हैं, ये फ्रूट्स और लीव्स की कोटिंग पे प्रेजेंट होती है। ये कंपाउंड नहीं बल्कि एक मिक्सचर होते हैं, ये कंपाउंड नहीं बल्कि क्या होते हैं, मिक्सचर्स होते हैं। ये मिक्सचर्स किस चीज़ के होते हैं, इसमें ईस्टर होता है, अल्कोहल होता है, अल्केन्स होते हैं और कीटोन्स होते हैं। इसके अलावा ये एनिमल्स में प्रेजेंट होती है, बर्ड्स में प्रेजेंट होती है, इंसेक्ट्स में प्रेजेंट होती है, और प्लांट्स में भी प्रेजेंट होती हैं। अगर एनिमल्स की बात करें तो वर्टिब्रेट्स में, ह्यूमन और शीप में जैसे सीबम होता है हमारी बॉडी में, तो ये वर्टिब्रेट्स में। और इन वर्टिब्रेट्स की बात करें तो जैसे हाइव जो होते हैं, हनी बीज का जो छत्ता नहीं होता, हाइव्स, तो उनमें होती हैं। इसके बाद फास्फोलिपिड्स आ गया। फास्फोलिपिड्स जो इसमें फास्फोटिडिक एसिड होता है, तो और उसको अगर हम कोलिन के साथ लगाएं, फास्फोटिडिक एसिड प्लस कोलिन, तो ये लेसिथिन बन जाता है। इनका हेड जो होता है ये हाइड्रोफिलिक होता है, पोलर होता है। टेल हाइड्रोफोबिक होती है, नॉन पोलर होती है। इसके बाद हमारे पास टर्पिनाइड्स आ गए। टर्पिनाइड्स जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा लार्ज होते हैं और इम्पोर्टेंट ग्रुप होता है इनका, और इनमें रबड़ शामिल है, कैरोटिनाइड्स शामिल है, स्टीरॉइड्स शामिल है और टर्पीन्स शामिल हैं।
इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है प्रोटीन्स। प्रोटीन जो होती है 50% ड्राई वेट बनाती है ह्यूमन सेल्स का। और प्रोटीन्स के नेक्स्ट पेज पे ना कुछ फंक्शंस लिखे हैं, ये फंक्शन मोस्टली हम इग्नोर कर देते हैं, लेकिन इन फंक्शन में आपको एक इंपॉर्टेंट बात बता दूं मैं कि जो हमारे पास ऑल इंजाइम्स और प्रोटीन इन दिस वे दे कंट्रोल द होल मेटाबॉलिज्म। यहाँ पे कौन सा वर्ड यूज़ हुआ है? कंट्रोल का। इंजाइम जब प्रोटीन एज एंजाइम होते हैं तो ये कंट्रोल करते हैं मेटाबॉलिज्म को, बट एज हार्मोन जब होते हैं ये क्या करते हैं? रेगुलेट करते हैं मेटाबॉलिज्म को। तो ये दोनों में फंक्शनल में डिफरेंस प्रेजेंट है, ये थोड़ा देख लें, कंट्रोल और रेगुलेट के वर्ड में थोड़ा डिफरेंस प्रेजेंट है। इसके बाद प्रोटीन्स जो होते हैं वो अमाइनो एसिड से बनते हैं, 170 टाइप ऑफ अमाइनो एसिड होते हैं इन सेल्स। ये बच्चे काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन का शिकार होते हैं कि इन ह्यूमन सेल या ओवरऑल। तो ये इन सेल्स का वर्ड यूज़ हुआ है कि जब सेल्स का वर्ड यूज़ हो तो आपने 75 लगाना है, 170 लगाना है, 25 नहीं लगाना। तो 170 में से 25 ऐसे अमाइनो एसिड्स होते हैं जो प्रोटीन बनाते हैं, और इन 25 में से 20 मोस्टली यूज़ होते हैं। जो प्रोटीन की बैकबोन होती है वो अमोनिया ग्रुप प्लस अल्फा कार्बन प्लस कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है, यानी NCC इसकी बैकबोन होती है। इसके बाद हमारे पास पेप्टाइड बॉन्ड होता है। पेप्टाइड बॉन्ड कार्बन और नाइट्रोजन के दरमियान बॉन्ड होता है। जब ये बॉन्ड कार्बन और नाइट्रोजन का प्रोटीन में होगा इसको तभी पेप्टाइड कहेंगे, अगर प्रोटीन के अलावा किसी और चीज़ में होगा तब इसको हम पेप्टाइड बॉन्ड नहीं कहेंगे। इसके बाद हमारे पास आ जाती है स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, प्राइमरी स्ट्रक्चर आ जाती है। प्राइमरी स्ट्रक्चर ये वाला अगर चाहे तो सारा रीड कर ले, ये थोड़े से बच्चों को भूल जाते हैं। प्राइमरी स्ट्रक्चर वगैरह के कंप्राइजेस इन नंबर एंड सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड, इनमें नंबर और सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड्स होते हैं। एफ सेंगर वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट टू डिटरमाइन द सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड्स इन प्रोटीन मॉलिक्यूल्स। आफ्टर 10 years of careful work he concluded that insulin is composed of 51 amino acids in 2 chains. One of the chains had 21 amino acids and the other had 30 amino acids. एक में 21 दूसरे में 30 है, और दोनों चेन्स को डाइसल्फाइड ब्रिजेस के साथ जोड़ा जाता है। सिमिलरली हीमोग्लोबिन की 2 चेन्स होती हैं, 2 अल्फ़ा होती है, 4 चेन्स होती हैं जिनमें से 2 अल्फ़ा होती है, 2 बीटा होती है। जो अल्फ़ा होती हैं उनमें 141 होते हैं दोनों में, और जो बीटा होती है 146 अमाइनो एसिड्स होते हैं दोनों में। और 2 चेन्स को आपस में डाइसल्फाइड ब्रिजेस के थ्रू जोड़ा जाता है। और अमाइनो एसिड्स को जोड़ने के लिए जो बॉन्ड यूज़ होता है वो कौन सा? पेप्टाइड बॉन्ड यूज़ होता है। प्रोटीन्स की अगर टाइप की बात करें तो अगर नंबर्स की बात करें तो ह्यूमन बॉडी में टोटल 10,000 प्रोटीन प्रेजेंट होती है। ह्यूमन बॉडी में टोटल 10,000 प्रोटीन इन ह्यूमन बॉडी, और 20 टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड से ये बनी होती है ये 10,000 प्रोटीन्स। इसके बाद हमारे पास आ जाती है सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स। सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स का मतलब है कि प्रोटीन जो होती है वो फ्लैट नहीं लाई करती, मतलब वो सैचुरेट चेयर में नहीं करती, बल्कि हेलिकल फॉर्म में या फिर बीटा कम्प्लेक्स की शेप में एक दूसरे को अरेंज कर देती है। तो इसकी जो इसमें बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं वो कौन सा होते हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं। तो बेसिक अल्फा हेलिक्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट यूनिफॉर्म ज्योमेट्रिक स्ट्रक्चर विथ 3.6 अमाइनो एसिड्स इन ईच टर्न। इसके हर टर्न्स में 3.6 अमाइनो एसिड्स होते हैं, और ये हाइड्रोजन बॉन्ड के जरिए एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। इसके बाद टर्शरी स्ट्रक्चर है। टर्शरी स्ट्रक्चर जो है इसमें आयोनिक बॉन्ड होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, और डाइसल्फाइड बॉन्ड होता है। आयोनिक, हाइड्रोजन और डाइसल्फाइड प्राइमरी स्ट्रक्चर से आ गया, और हाइड्रोजन बॉन्ड सेकेंडरी स्ट्रक्चर से आ गया, और न्यू बॉन्ड जो आया वो आयोनिक बॉन्ड है। आयोनिक, हाइड्रोजन एंड डाइसल्फाइड बॉन्ड होता है टर्शरी स्ट्रक्चर में। इसके बाद क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर है। क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर जैसे हीमोग्लोबिन की स्ट्रक्चर होती है, तो इसमें जो हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन होती है हाइड्रोजन बॉन्ड होता है और आयोनिक बॉन्ड होता है, इनमें डाइसल्फाइड बॉन्ड एब्सेंट होते हैं। इसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन है। फिब्रस प्रोटीन और ग्लोबुलर प्रोटीन, चाहे सिलेबस में है या नहीं है हमें थोड़ा सा इसका करना पड़ेगा। जैसे फिब्रस प्रोटीन को मैंने एक हिंट के साथ पहले भी इस पर वीडियो बनाई हुई थी। फाइन से फिब्रियस, आई से इनसल्यूबल इन वाटर होती हैं। फिब्रस प्रोटीन एन से नॉन क्रिस्टलाइन होती है और इलास्टिक इन नेचर होती है। तो ये फाइन से आप भी याद रख सकते हैं कि दे कंसिस्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग वन और मोर पॉलीपेप्टाइड चेन्स इन द फॉर्म ऑफ फिब्रिल्स। Secondary structure is most important in them. They are insoluble in aqueous media. They are non-crystalline and are elastic in nature. They perform structural role in cells and organisms. Structural role होते हैं इनके, ये जो फिब्रस होते हैं इनके स्ट्रक्चरल रोल होते हैं, और जो ग्लोबुलर होती है इनके फंक्शनल रोल होते हैं। तो ये चीज़ याद रख लें, इनकी एग्जांपल्स देख लें कि मायोसिन है, फिब्रिन है, केराटिन है। जिसके स्ट्रक्चर में रोल होगा वो कौन सी होगी? फिब्रस प्रोटीन, और दूसरी ग्लोबुलर प्रोटीन्स होंगी। इसके बाद न्यूक्लिक एसिड आ जाता है। न्यूक्लिक एसिड सिलेबस में नहीं है, लेकिन इससे PMC MCQs 18 है, तो आपको ये थोड़ा पढ़ना पड़ेगा। ये हाइड्रोफिलिक नहीं होते लेकिन पोलर्स होते हैं। न्यूक्लियोफिलिक जो होते हैं हाइड्रोफिलिक तो नहीं होते बट ये पोलर होते हैं। और 1869 में
एफ मिशर जो था ना, उसने न्यूक्लियाई ऑफ पास्ट सेल्स में इनको डिस्कवर किया था। इनकी एसिडिक नेचर और इनकी न्यूक्लियस से डिस्कवरी की वजह से इनको न्यूक्लिक एसिड्स कहते हैं। और इसके बाद न्यूक्लिक एसिड्स के स्ट्रक्चर वगैरह के बारे में सबको पता होता है, ये सारा रीड करने की ज़रूरत नहीं है लास्ट डे में, ये सारी जनरल बातें होती हैं। इसके बाद जो है एक नेक्स्ट पेज पे एक बात लिखी हुई है कि म्यूरिक विलिगन्स एंड रोजालिन फ्रैंकलिन यूज द टेक्निक ऑफ एक्सरे डिफ्रैक्शन टू डिटरमाइन द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। एट द सेम टाइम जेम्स वाटसन एंड फ्रांसिस क्रिक बिल्ड द स्केल मॉडल ऑफ डीएनए। तो जिसको हम वाटसन क्रिक मॉडल ऑफ डीएनए कहते हैं, उसको स्केल मॉडल ऑफ डीएनए भी कहते हैं, ये चीज़ याद रख लें। इसके बाद जो डायामीटर है डीएनए का जो डायामीटर होता है वो 2 नैनोमीटर होता है, ये चीज़ याद रख ले। 2 नैनोमीटर इसका क्या है, डायामीटर है। और इसमें एक मेजर ग्रुप प्रेजेंट होता है, एक माइनर ग्रुप प्रेजेंट होता है। तो इनका जो टर्न है वो 34 एंगस्ट्रॉम यूनिट का होता है और 10 बेस पेयर होते हैं एक टर्न में। तो इसके बाद टाइप्स ऑफ आरएनए की टाइप्स है। आरएनए की यहाँ पे राइबोसोमल आरएनए, मैसेंजर आरएनए, ट्रांसफर आरएनए। राइबोसोमल आरएनए 80% बनाते हैं, मैसेंजर आरएनए 3 to 4% बनाते हैं, ट्रांसफर आरएनए 10 to 20% बनाते हैं। टी फॉर ट्रांसफर आरएनए, टी फॉर 10 to 20% बनाता है। इसके बाद जो सबसे ज़्यादा स्टेबल आरएनए होते हैं वो राइबोसोमल आरएनए होते हैं, बाकी लीस्ट स्टेबल होते हैं। लेकिन जो आरएनए राइबोसोमल आरएनए होते हैं इसका साइज़ वेरिएबल होते हैं और ट्रांसफर आरएनए का साइज़ फिक्स्ड होता है, यानी उसमें 75 to 90 न्यूक्लियोटाइड होते हैं। मैसेंजर आरएनए का साइज़ डिपेंड करते हैं किसके लिए प्रोटीन बना रहे हैं, कितने नंबर ऑफ जीन्स हैं। जो राइबोसोमल आरएनए वो राइबोसोम कैरी करते हैं, मैसेंजर आरएनए कोडोन्स कैरी करते हैं और ट्रांसफर आरएनए एंटी कोडोन्स कैरी करते हैं। और ये इसके जो राइबोसोमल आरएनए है ये प्रोटीन सिंथेटिक मशीनरी में हेल्प करते हैं। जो मैसेंजर आरएनए ये इंटरेक्शन बिटवीन डीएनए एंड प्रोटीन में हेल्प करता है। और ट्रांसफर आरएनए ट्रांसफ़र करता है अमीनो एसिड्स को पॉलीपेप्टाइड चेन्स में। इसके बाद हमारे पास एंजाइम आ जाता है। एंजाइम का जो नॉन प्रोटीन पार्ट होता है उसको हम कोफैक्टर कहते हैं। ऑर्गेनिक भी होते हैं, इनऑर्गेनिक भी होते हैं। इनऑर्गेनिक को एक्टिवेटर्स कहते हैं, जैसे मैग्नीशियम, आयरन, कॉपर, जिंक है हमारे पास, इनके आयंस की फॉर्म में। और ऑर्गेनिक को कोएंजाइम और प्रोस्थेटिक ग्रुप भी कहते हैं। जो कोएंजाइम होते हैं ये विटामिन डेरिवेटिव्स होते हैं और प्रोस्थेटिक ग्रुप जैसे हीम ग्रुप है। तो विटामिन डेरिवेटिव कोएंजाइम्स की अगर एग्जांपल की बात करें तो NADA हमारे पास इसकी एग्जांपल। इसके बाद हमारे पास FAD है इसकी एग्जांपल। और हमारे पास कोएंजाइम A है, कोएंजाइम Q है, तो ये हम इसकी एग्जांपल्स कर सकते हैं। इसके बाद जो मैग्नीशियम है ये हेक्सोकाइनेस का कोएंजाइम है। आयरन और कॉपर जो है ये ऑक्सीडेज एंजाइम का कोएंजाइम है। और जिंक जो है ये कार्बोनिक एनहाइड्रेस का कोएंजाइम है। ये पंजाब की बुक में लिखा हुआ है केमिस्ट्री के चैप्टर में ये बातें। इसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम है, सबको पता होता है, रीड करने की ज़रूरत नहीं है। मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन, मैकेनिज्म क्या है इनका, एंजाइम सबस्ट्रेट कम्प्लेक्स, और किसने ये कम्प्लेक्स दिया था, ये पंजाब की केमिस्ट्री की बुक में लिखा हुआ है, तो ये चीज़ भी आपको पता होनी चाहिए। इसके बाद एंजाइम जो होते हैं वो इनका डेफिनेट चार्ज बेरिंग साइट होते हैं जिसको एक्टिव साइट कहती है। एक्टिव साइट पे चार्ज होता है, आयंस होते हैं या फिर कह लें चार्ज होते हैं। चार्ज बेरिंग साइट होती है एक्टिव साइट। और एक्टिव साइट की फर्दर 2 साइड्स होती है, एक बाइंडिंग साइट और एक कैटालिटिक साइट। जो साइट रिकॉग्नाइज करती है आने वाले किसी भी सबस्ट्रेट को वो बाइंडिंग साइट होती है, और दूसरी जो कैरी करती है ट्रांसफॉर्मेशन के प्रोसेस को वो कैटालिटिक साइट होती है। इसके बाद लॉक एंड की मॉडल है, इंड्यूस फिट मॉडल है। इंड्यूस फिट मॉडल 1959 में कोस्टलैंड ने दिया था, और लॉक एंड की मॉडल इमल फिशर ने दिया था 1890 में। फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ एंजाइम एक्शन, ये पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। टेम्परेचर में ये देख लें कि अगर बहुत ज़्यादा वायलेंट हो जाए, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हो जाए तो वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा वायलेंट हो जाती है, ग्लोबुलर स्ट्रक्चर पे इफेक्ट पड़ते हैं, जिसकी वजह से एंजाइम डी नेचर हो जाता है। लो टेम्परेचर जब होता है एंजाइम डीएक्टिवेट होता है, और हाई टेम्परेचर जब होता है एंजाइम डी नेचर हो जाता है। इसके बाद पीएच है। पीएच में ये जो टेबल दिया हुआ है ये टेबल याद कर लें। पेप्सिन की 2 होती है, सुक्रेज की 4.5 होती है, टीरोकाइनेस 5.5, सेलिवरी माइलेज 6.8, कैटालेस की 7.6। ये सारी आपको याद होनी चाहिए। इसके बारे में मैंने हिंट भी बताया था जब हम MCAT का पेपर डिस्कस कर रहे थे, शायद 4 सितंबर का पेपर डिस्कस कर रहे थे, तो उसमें मैंने आपको हिंट बताया था इसके बारे में। उसके बाद इनहिबिटर्स हैं हमारे पास। इनहिबिटर्स 2 तरह के होते हैं, एक इरिवर्सिबल होते हैं, दूसरे रिवर्सिबल होते हैं। जो इरिवर्सिबल होते हैं यानी जिनका इफेक्ट हम कैंसिल नहीं कर सकते, ये मोस्टली क्या होते हैं कि कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं एक्टिव साइड से।
फिजिकली ब्लॉक कर देते हैं, ये एक्टिव साइट या फिर कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं। तो ये डिस्ट्रॉय करते हैं, बाय ग्लोबुलर स्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय कर देते हैं एक्टिव साइट्स पे। तो दूसरे रिवर्सिबल होते हैं जो जिनका इफेक्ट हम कैंसिल कर सकते हैं। अगर हम कंसंट्रेशन बढ़ाएं सबस्ट्रेट की तो इनका इफेक्ट कैंसिल हो जाता है, क्योंकि ये वीक लिंकेज बनाते हैं एंजाइम से और ये कम्प्लीटली और पार्टली न्यूट्रलाइज हो जाते हैं। इसके आगे फर्दर दो टाइप्स हैं इनहिबिटर्स की, कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स और नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स। जो कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स होते हैं इनकी स्ट्रक्चरल सिमिलैरिटी होती है सबस्ट्रेट के साथ, इसलिए ये एक्टिव साइट ऑक्यूपाई करते हैं, लेकिन नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर एलोस्टेरिक साइट ऑक्यूपाई करते हैं, क्योंकि ये स्ट्रक्चरली सिमिलर नहीं होते इनसे सबस्ट्रेट से। इसके बाद एग्जांपल लिखी हुई है कि जो हमारे पास फ्यूमेरिक एसिड है ये कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर है मेलोनिक एसिड का, तो ये चीज़ याद रख लें। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट चैप्टर आ जाता है दी सेल में जो इमर्जेंस एंड इम्प्लीकेशन ऑफ सेल थ्योरी है। ये अगर आपने नहीं पढ़ा तो थोड़ा बहुत इसमें से पढ़ लें, क्योंकि इसमें से ये जो लास्ट पैराग्राफ है, रोडोल्फ विर्चू जर्मन फिजिशियन हाइपोथेसाइज्ड दैट न्यू सेल्स वर फॉर्म्ड ओनली बाय डिवीजन ऑफ प्रीवियसली एग्जिस्टिंग सेल्स टू पुट इन विर्चूज टर्म omnicellular cellulite was contrary to idea of abiogenesis, living things arise spontaneously from non living things। इस पैराग्राफ में से पीएमसी एक एमसीक्यू दे चुका है, तो ये पढ़ लें। आगे है वन ऑफ द प्रिवेलिंग बट controversial idea about the origin of life at that time, Louis Pasteur, one of the great scientists of all time, supplied experimental proof for Virchow's hypothesis by demonstrated that microorganisms bacteria could be formed only from existing bacteria, original cell theory and Virchow's hypothesis gave us the basis for working definitions of living things. Living things are chemical organizations composed of cells and capable of reproducing themselves. August Weismann and said all presently living cells have a common origin because they have basic similarities in structures and molecules। तो ये वाला पैराग्राफ पढ़ लें। इसके बाद रेजोल्यूशन ऑफ ह्यूमनाई ये देख लें, ये 2018 में MTCAT में इसमें से MCQs आया हुआ था। इसके बाद सेल थ्योरी के साइलेंट फीचर्स के ऑल ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ वन और मोर सेल्स, ऑल सेल्स आराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एज वेल फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑर्गेनिज्म। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं हमारे पास स्ट्रक्चर ऑफ जनरलाइज्ड सेल। जनरलाइज सेल की स्ट्रक्चर ये डायग्राम्स बनी है। डायग्राम्स में देख लें कि फ्लैजिला, सेंट्रियोल्स और लाइजोसोम्स ये मोस्ट प्लांट्स में एब्सेंट होती हैं, और सेल वॉल, सेंट्रल वैक्यूल और क्लोरोप्लास्ट ये एनिमल में एब्सेंट होते हैं। इसके अलावा भी जो चीज़ें एब्सेंट प्रेजेंट होती है ये डिफरेंस आपको पहले ही पता होगा, तो ये सारा रीड करने की ज़रूरत नहीं है, बस थोड़ा सा जनरल सा देख लें। और इसके बाद प्लाज्मा मेम्ब्रेन आ जाते हैं। इसके दो मॉडल होते हैं, 60 to 80% प्रोटीन्स में प्रोटीन होती है इसमें, और 20 to 40% इसमें लिपिड्स होते हैं। लिपिड्स कम होते हैं, प्रोटीन इसमें ज़्यादा होती है जो ओवरऑल क्वान्टिटी की अगर हम बात करें। इसके बाद है कि इसके जो इसके फंक्शंस है, ये फंक्शंस रीड करने की ज़रूरत नहीं है अगर आपको पहले से अच्छी तरह आते, लेकिन अगर नहीं आते तो एक दफ़ा रीड कर लें, अदरवाइज़ रीड करने की ज़रूरत नहीं है। सेल वॉल आ गया। सेल वॉल हमारे पास जो आउटर मोस्ट बाउंड्री ऑफ प्लांट सेल्स है, एनिमल्स में ये एब्सेंट होती है। और सबसे पहले जो मिडल लैमेला बनता है दो सेल्स के दरमियान, एक फॉर एग्जांपल एक ये सेल है, एक ये सेल है, इनके दरमियान वाली जो सेल वॉल बनने में प्रोसेसिंग होगी वो मिडल लैमेला होगा। मिडल लैमेले के बाद प्राइमरी वॉल होगी। प्राइमरी वॉल की कंपोजिशन अच्छी तरह याद कर लें, क्योंकि ये MTCAT में पूछी गई है इस दफ़ा 2021 के MTCAT में कि प्राइमरी वाल जो है ये कंपोज होती है सेलुलोज पे और सम डिपोजिशन ऑफ पैक्टिन एंड हेमीसेलुलोज पे। और जो सेकेंडरी सेल वाल है ये कंपेरेटिवली थिक होती है और रिजिड होती है, और ये इनऑर्गेनिक साल्ट्स पे कंपोज्ड होती है, सिलिका पे कंपोज्ड होती है। वैक्सीज होते हैं, इसमें क्यूटिन होती है और लिग्निन होते हैं। इनऑर्गेनिक साल्ट, सिलिका, वैक्सीज, क्यूटिन और लिग्निन। फंगल सेल वाल जो होती है उसमें काइटिन प्रेजेंट होती है। इसके बाद साइटोप्लाज्म है। साइटोप्लाज्म एक सोल होता है, एक जेल लाइक होता है। जो बैक्टीरिया होते हैं इसमें सिर्फ जेल लाइक होता है, लेकिन जो एनिमल्स दूसरे होते हैं उसमें सोल और जेल लाइक दोनों होते हैं। जो पेरिफेरल पार्ट्स होते हैं सेल ये ओपन जेल लाइक होते हैं। ओवरऑल ये सोल और जेल दोनों चीज़ें प्रेजेंट होती हैं। इसके बाद है हमारे पास इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में ये देख लें जो राइबोसोमल रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है ये न्यूक्लियर इन्वेलप के साथ कॉन्ट्रैक्टेड होता है, और जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है ये सेल मेम्ब्रेन के साथ कॉन्ट्रैक्टेड होते हैं। इसके बाद स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के फंक्शन देख लें कि ये डिटॉक्सिफिकेशन करते हैं हार्मफुल ड्रग्स की, लिपिड मेटाबॉलिज्म और कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में हेल्प करते हैं। अबंडेंट इन लिपिड्स होता है, गोनैड सेल्स होता है, प्रोडक्शन एंड स्टोरेज ऑफ लिपिड सेल्स का फंक्शन है। इन्वॉल्व
इन्वॉल्व इन सिंथेसिस एंड रिपेयर ऑफ मेम्ब्रेन है। इन मसल्स इट स्टोर रिलीज कैल्शियम आयंस है, और इन नर्व्स में ये ट्रांसफ़र करते हैं इम्पल्स को। इट आल्सो ट्रांसपोर्ट मटेरियल फ्रॉम वन सेल टू अनदर, यानी ये इसके सारे फंक्शन है। ये फंक्शन रीड कर लें क्योंकि ये इसलिए ज़रूरी है कि ये हर दफ़ा पेपर में ज़रूर पूछे जाते हैं। इसके बाद हमारे पास राइबोसोम्स आ जाते हैं, एक 80S होते हैं, एक 70S होते हैं। तो जो माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट और दूसरे प्रोकैरियोट्स में होते हैं वो 70S होते हैं, यूकैरियोट्स में 80S होते हैं। इसमें पोलिसोम्स की डेफिनेशन है, ये डेफिनेशन भी आती होती हैं। इसके बाद गोल्जी अपरेटस है हमारे पास। गोल्जी अपरेटस कैमिलो गोल्जी ने इसके बारे में बताया था 1898 में, गोल्जी अपरेटस के बारे में। इसका सारा रीड करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये हमने पढ़े होते हैं। जो चीज़ पढ़ी होती है उसको सिर्फ एक दफ़ा आंखों से देख ले तो वो रिवाइज हो जाती है। इसके अलावा गोल्जी कम्प्लेक्स जो है ये कंसर्न करता है विद सेल सिक्रेशन से। ये MCQs भी आ चुका है कि गोल्जी कम्प्लेक्स इज़ कंसर्न विद सेल सिक्रेशंस। इसके बाद लाइजोसोम्स है हमारे पास। लाइजोसोम्स क्या है कि ये साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स हैं, इनकी मॉर्फोलॉजी डिफरेंट होती है। ये एनिमल्स में ज़्यादा होती हैं, प्लांट में कम होते हैं। प्लांट में इसलिए कम होते हैं क्योंकि उनके जो वैक्यूल्स होते हैं वो लाइजोसोम का फंक्शनल प्ले कर रहे होते हैं। इसके बाद इसकी टाइप्स हैं लाइजोसोम्स के, ऑटोफैगोसोम्स वगैरह, तो ये सारे कंसेप्ट होते हैं, तो ये रीड करने की ज़रूरत नहीं है, ये कंसेप्चुअल बातें। लेकिन ये एंड पे रीड कर लें कि अगर लाइजोसोम्स की कमी हो जाए तो एक डिजीज़ हो जाती है, जैसे ग्लाइकोजेनेसिस टाइप 2 डिजीज़ है जिसमें लिवर और मसल फील्ड होते हैं। इसमें ग्लाइकोजन होता है, इससे फील्ड हो जाते हैं लिवर और मसल्स हमारे पास। इस तरह की अबाउट 20 डिजीज़ ऐसी हैं जो डिस्कवर्ड हो चुकी हैं। एक और डिजीज़ है जैसे टे-सैच डिजीज़ है। टे-सैच में डिजीज़ में क्या होता है कि जो लिपिड्स होती हैं वो क्यूमुलेट हो जाती है ब्रेन सेल्स में, तो इससे मेंटल रिटार्डेशन यहाँ तक कि डेथ भी हो सकती है। नेक्स्ट जो हमारे पास है वो हमारे पास वैक्यूल है। वैक्यूल के बारे में ज़्यादा रीड करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये एक लाइन देख लें कि वैक्यूल इन प्लांट्स कोलिसेंस ऑफ स्मॉल वैक्यूल्स ड्यूरिंग द प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ग्रोथ और डेवलपमेंट के दौरान उनकी कोलिसेंस हो रही होती है, रिप्रोडक्शन के दौरान नहीं हो रही होती। तो ये एक पॉइंट है, ये देख लें। उसके बाद है हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया में जो राइबोसोम्स होते हैं वो 70S राइबोसोम्स होते हैं, और ये जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप में ये इनकी मॉर्फोलॉजी होती है वो सिर्फ वेजिकल्स या रोड लाइक फिलामेंट नज़र आते हैं। लेकिन इनको अगर बेस्ट देखना हो तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के थ्रू देखते हैं। इनकी जो इनर मेम्ब्रेन है उसको क्रिस्टी कहते हैं। इसके बाद ये चीज़ें पता होती हैं। इसके बाद इसकी मैट्रिक्स की कंपोजिशन देख लें कि माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स कंटेन इन इट लार्ज नंबर ऑफ एंजाइम्स, कोएंजाइम्स, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक साल्ट्स विच हेल्प इन सेवरल वाइटल मेटाबॉलिक प्रोसेसेस लाइक क्रैब साइकिल में हेल्प करते हैं, एनारोबिक रेस्पिरेशन में, फैटी एसिड मेटाबॉलिज्म में। इसके अलावा भी काफ़ी फंक्शंस प्ले करते हैं, तो ये सारा देख लें। ये अगर थोड़ा सा आपको इसमें से कन्फ्यूजन हो। इसके बाद प्लास्टिड्स आते हैं। प्लास्टिड्स जो होते हैं ये मोस्टली पिगमेंट कंटेनिंग बॉडीज़ हैं। प्लास्टिड्स आर मोस्टली पिगमेंट कंटेनिंग बॉडीज़ है और सिर्फ ये प्लांट सेल्स में प्रेजेंट होते हैं। सबसे पहले क्लोरोप्लास्ट है। क्लोरोप्लास्ट के डायमीटर की बात करें तो 4 to 6 माइक्रोमीटर इसका डायमीटर है क्लोरोप्लास्ट का। और इसमें जो मैट्रिक्स एम्बेडेड होते हैं, ग्रेना एम्बेडेड होते हैं, उसमें थैलाकोइड्स होते हैं। और स्ट्रोमा में इसके डार्क रिएक्शन अगर हो रहा होता है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड कन्वर्ट होती है कार्बोहाइड्रेट्स में। इसमें एक ल्यूकोप्लास्ट का MCQs आ चुका है PMC के पेपर में। ल्यूकोप्लास्ट जो होते हैं ये कलरलेस होते हैं, ट्रायंगुलर होते हैं, ट्यूबुलर होते हैं, या फिर कुछ अदर शेप्स के होते हैं। ये क्या करते हैं, स्टोर करते हैं फूड को। ल्यूकोप्लास्ट क्या करते हैं, फूड को स्टोर करते हैं, और ये अंडरग्राउंड प्रेजेंट होते हैं। इसके बाद हमारे पास न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस की कोई भी स्पेसिफिक शेप नहीं होती। जैसे अगर हम वाइट ब्लड सेल्स के न्यूक्लियस की बात करें तो वो कि कुछ में बाइलोब्स होता है, कुछ में ट्राइलोब्ड होता है, कुछ में 2 to 5 लोब्स होते हैं। तो न्यूक्लियस की कोई भी रेगुलर शेप नहीं होती, किसी भी तरह की शेप हो सकती है। और ये स्लाइटली डार्कर होता है साइटोप्लाज्म से, यानी ये थोड़ी स्टेन्ड बॉडी होती है। ओवरऑल इट सेल्फ स्लाइटली डार्कर होता है अगर हम इसको माइक्रोस्कोप वगैरह से देखें। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एक्चुअली न्यूक्लियर इन्वेलप है। इसमें नंबर ऑफ पोर्स प्रेजेंट होते हैं। नंबर ऑफ पोर्स डिपेंड करता है कि सेल कौन सा है। फॉर एग्जांपल कोई एग सेल है या फिर कोई जो डेवलपिंग सेल है जिसने अभी डेवलपमेंट अपनी पूरी नहीं की, तो उसको क्या ज़रूरत है, उसको नरिशमेंट की ज़रूरत है, उसको मैच्योर होने की ज़रूरत है। उसमें न्यूट्रिएंट का ट्रांसफ़र अंदर से बाहर से अंदर ज़्यादा होगा, तो उसमें न्यूक्लियर पोर्स से ज़्यादा होंगे। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दी हुई है कि अनडिफ्रेंशिएटेड एग सेल्स में अबाउट 30,000 न्यूक्लियर पोर्स होते हैं, लेकिन जो डिफ्रेंशिएटेड सेल्स होते हैं जो मेच्योर हो चुके हैं उसमें बहुत कम पोर होते हैं, जैसे 3 to 4 पोर्स होते हैं न्यूक्लियस
इनमें एरिथ्रोसाइट्स में। इसके बाद न्यूक्लियोलस है। न्यूक्लियोलस कोई भी ऑर्गेनेली नहीं है क्योंकि इसके ऊपर अपनी कोई भी मेम्ब्रेन नहीं है। इसके दो रीजन्स होते हैं, एक सेंट्रल फिब्रिल एरिया होता है जो जिसमें आरएनए और राइबोसोमल डीएनए प्रेजेंट होते हैं, और इसमें एक पेरिफेरल ग्रैनुलर एरिया होता है जिसमें प्रीकर्सर ऑफ राइबोसोमल सब यूनिट्स प्रेजेंट होते हैं। इसके बाद क्रोमोसोम्स है। क्रोमोसोम्स देख ले, इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स देख ले कि पेनिसिलियम में 2 होते हैं, मॉस्किटो में 6 होते हैं, ड्रोसोफिला में 8 होते हैं, पी में 14 होते हैं, कॉर्न में 20, फ्रॉग में 26, हनी बी में 32, माउस में 40, मैन में 46, पोटैटो और चिंपैंजी में 48। इसके बाद प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स का जो डिफरेंस है वो है कि फ्लैजिला जो होता है दोनों में प्रेजेंट होते हैं, लेकिन प्रोकैरियोट्स के फ्लैजिला में फ्लैजिलिन होती है, यूकैरियोट्स के फ्लैजिला में ट्यूबिलिन होती है। प्रोकैरियोट्स में सीलिया नहीं होती लेकिन यूकैरियोट्स में सीलिया होते हैं। प्रोकैरियोट्स में पिलाई होती है लेकिन यूकैरियोट्स में पिलाई नहीं होती। इसके अलावा जनरेशन टाइम प्रोकैरियोट्स का 20 मिनट्स है लेकिन यूकैरियोट्स का अबाउट 90 मिनट्स टू 20 आवर्स है। और इनके साइज़ जो होते हैं वो यूकैरियोट्स का साइज़ बड़ा होता है, प्रोकैरियोट्स का साइज़ छोटा होता है। ये सारी चीज़ें देख लें। इसके बाद है हमारे पास वैरायटी ऑफ लाइफ नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट होता है जिसमें जो सिलेबस में है वो वायरसेस हैं कि वायरसेस जो हैं इनको पॉइजनस बॉडीज़ कहा जाता है कि लातीनी ज़बान का लफ्ज़ है विनम से ये वायरस का वर्ड निकला है जो लातीनी ज़बान का लैटिन लैंग्वेज का वर्ड है जिसका मतलब होता है पॉइजनस फ्लूइड। और सबसे पहले जिस चीज़ की वैक्सीनेशन बनी थी वो वायरल डिजीज़ के खिलाफ ही बनी थी वैक्सीन। इसके बाद यहाँ पे एक MCQ PMC के पेपर में भी आया था बैक्टीरियोफेज वायरसेस के बारे में कि डी हैरले ने रीडिस्कवर किया था दिस फिनोमेना ऑफ बैक्टीरियोफेज इन 1978। और बैक्टीरियोफेज को बैक्टीरियोफेज इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये बैक्टीरिया कॉलोनी की लाइसिस करते हैं, यानी ये बैक्टीरिया ईटर्स होते हैं। और सबसे पहले जो फर्स्ट फिल्टरेबल वायरस प्योरीफाई हुआ था वो 1935 में हुआ था और स्टैनले ने इसकी प्योरीफिकेशन की थी। इसके बाद करैक्टरिस्टिक में अगर हम देखें तो ये 250 नैनोमीटर टू 20 नैनोमीटर तक होते हैं। सबसे छोटा वायरस पोक्स वायरस होता है और 20 नैनोमीटर का जो सबसे छोटा वायरस पर्वो वायरस होता है और सबसे बड़ा वायरस पोक्स वायरस होता है। और ये ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट्स हैं। इनकी स्ट्रक्चर की बात करें तो इनमें जो कैप्सिड है वो इनको डेफिनेट शेप प्रोवाइड करती है जो कैप्सोमेयर से बनी होती है। कैप्सोमेयर यूनिट सब में डिफरेंट होते हैं, जैसे 162 कैप्सोमेयर यूनिट्स होते हैं हर्प्स वायरस में और 252 कैप्सोमेयर यूनिट्स होते हैं अडीनो वायरसेस में। इसके बाद इनकी जो एनिमल वायरसेस और प्लांट वायरसेस है ये पॉलीहेड्रोन होते हैं, हेलिकल होते हैं, इन्वेलप्ड होते हैं या कम्प्लेक्स होते हैं। लेकिन बैक्टीरियल फेज या बैक्टीरियोफेज वायरसेस की 2 स्ट्रक्चर्स ही होती हैं, एक हेलिकल सिमेट्री होती है और एक क्यूबिकल सिमेट्री होती है। यानी क्यूबिकल सिमेट्री की बात करें तो इकोज़ाहेड्रल होती है। इनमें इकोज़ाहेड्रल वो जिसमें अबाउट इनके 20 फेसेस होते हैं। इकोज़ा का मीनिंग ही 20 होते हैं। इसके बाद हेलिकल होते हैं जो कि रोड शेप्ड होते हैं। इसके बाद आ जाते हैं हमारे पास कुछ वायरसेस की यहाँ पे एग्जांपल दी हुई है कि वैक्सीनिया वायरस रोड शेप होता है, पैरामिक्सियो वायरस चेन लाइक होता है, हब्स वायरस 6 कॉर्नर होता है और ओर्फ वायरस मैनी ओ शेप्ड होता है, रेब्डो वायरस बुलेट शेप होता है। तो ये चीज़ें भी देख सकते हैं आप। इसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ वायरसेस में सम वायरल डिजीज़ है। वायरल डिजीज़ ज़रूर आप रिवाइज़ करें क्योंकि ये मोस्टली ये भूल जाती हैं डिजीज़, तो इनको रिवाइज़ करना ज़रूरी होता है। इसके बाद कुछ वायरसेस DNA होते हैं, कुछ RNA वायरसेस होते हैं, कुछ DNA और RNA वगैरह वायरसेस होते हैं, तो कुछ डबल स्टैंडर्ड होते हैं, कुछ सिंगल स्टैंडर्ड होते हैं। ये सारी देख लीजिए। रेट्रो वायरसेस हैं, ये इन्वेलप्ड होते हैं, स्फेरिकल होते हैं, 100 नैनोमीटर इन साइज़ होते हैं। इनका जो सबसे मशहूर वायरस होता है वो ह्यूमन इम्यून डेफिशिएंसी वायरस है जो सबसे मशहूर रेट्रो वायरस है। ये क्या करते हैं, ये इनका स्पेसिफिक होस्ट होता है जिस पे ये अटैक करते हैं, स्पेसिफिक सेल्स पे अटैक करते हैं, हाईली स्पेसिफिक होते हैं। और ये जो HIV वायरस है ये ल्यूकोसाइट्स यानी वाइट ब्लड सेल्स पे अटैक करते हैं, टिश्यू सेल्स पे अटैक करते हैं। इसके अलावा कुछ ब्रेन सेल्स पे भी अटैक करते हैं। और जब ये सेल के अंदर न्यूक्लियस के अंदर दाखिल हो जाता है तो ये क्या करता है, प्रो वायरस में कन्वर्ट हो जाता है। इसके बाद है हमारे पास इम्यून डेफिशिएंसी वायरस के बारे में जो बातें हैं कि इसकी जो सिम्टम्स है नमूनिया इसकी और इम्यूनिटी लॉस है, वेट लॉस है, स्वोलन लिम्फ नोड्स है, ये इसकी सिम्टम में आ जाते हैं। इसके बाद ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे अटैक कर सकते हैं। इसके सबसे जो सेल में जब इंटर होता है सबसे पहले अटैचमेंट होती है, फिर इंट्री होती है, फिर अनकोइलिंग होती है। इसकी अनकोइलिंग के बाद इसके रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन एंजाइम जो होते हैं वो होस्ट के साइटोप्लाज्म में जाके एक्टिवेट होते हैं। वो एंजाइम जो होते हैं वो क्या करते हैं, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन एंजाइम्स जो इनके RNA से DNA की कॉपी बनाते हैं। इसके बाद क्या करते हैं कि DNA की कॉपी के बाद ये वायरल प्रोटीन्स को रिलीज़ कर DNA की कॉपी के बाद ये न्यूक्लियस में चला जाता है। न्यूक्लियस में इनकी इंटीग्रेशन होती है जिससे दोबारा RNA बनता है।
आरएनए न्यूक्लियस से बाहर आता है। जब आरएनए न्यूक्लियस से बाहर आता है तो उसके गिर्द एक कोट बन जाता है, फिर वो सेल से बाहर निकल जाता है। ये इनके बारे में था। नेक्स्ट हमारे पास किंगडम प्रोकैरियोट है, मुंद्रा किंगडम, उनके बारे में। इसमें स्टार्ट में रॉबर्ट कोच की जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज़ लिखे है। इसके पास्टुलेट्स अगर नहीं आपको पता तो ये पढ़ लें। इनके साइज़ की बात करें तो 0.1 to 600 माइक्रोमीटर साइज़ होते हैं। सबसे छोटा जो वायरस बैक्टीरिया होता है वो माइकोप्लाज्मा होता है। और माइकोप्लाज्मा के बारे में एक और ख़ास बात यह है कि इसके सेल वॉल नहीं होती। शेप ऑफ वायरस का टॉपिक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, इसमें जस्ट डायग्राम, इसमें जस्ट एग्जांपल्स देख लेंगे। जो हमारे पास कोकाई है, जो कोकाई शेप्ड है, उसकी जो एग्जांपल है डिप्लोकोकस निमोनाई है। इसके बाद स्टेफिलोकोकस यूरिस है, इसकी एग्जांपल। जो बेसिलाई है इसकी एग्जांपल है। इकोलाई इसकी एग्जांपल में आ जाती है, और स्यूडोमोनास इसके एग्जांपल्स में आ जाते हैं। इसके बाद जो हमारे पास फ्लैजिला और देयर फंक्शन है। फ्लैजिला जो है इसका ये टॉपिक सारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आपको पता होता है कि ये किसे ओरिजिनेट करता है, बेसल बॉडी से, यानी सेल वाल के थ्रू बाहर आता है, बेसल बॉडी से ओरिजिनेट करते हैं। एयर ट्राइगस, मोनोट्राइगस, पॉलीट्राइगस, ये सारी चीज़ें आपको पता होती है। इसके फंक्शन मोटिलिटी है और पिलाई है। नेक्स्ट पिलाई जो होती है होलो होती है, नॉन हेलिकल होती है, इसके बारे में ये आपको पता होगा। ये मोटिलिटी में हेल्प नहीं करती, बल्कि पिलाई का फंक्शन होता है कंजुगेशन में, यह कंजुगेशन में रोल प्ले करती है। इसके बाद सेल इन्वेलप आ जाती है। सेल इन्वेलप में कैप्सूल है, स्लाइम है, सेल वॉल है। तो कैप्सूल जो है ये स्टिकी करैक्टर देता है। स्लाइम जो है ये क्या करता है कि लूज सेलुलर शील्ड है, ये मैक्रोमॉलिक्यूल्स की और प्रोटेक्शन करती है फैगोसाइटिस के अगेंस्ट। इसके बाद सेल वॉल दो तरह की है, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव सेल वॉल। ये भी रीड कर लें क्योंकि इससे एमसीक्यूज भी पूछे जा रहे हैं। जो ग्राम पॉजिटिव सेल वाले उसमें लिपिड्स 1 to 4% है, और ग्राम नेगेटिव में 11 to 12% है। लिपिड्स और ग्राम पॉजिटिव ज़्यादा परमिएबल है, ग्राम नेगेटिव लेस परमिएबल है। सेल मेम्ब्रेन इनकी बिल्कुल ह्यूमंस या एनिमल्स की तरह होती है, लेकिन इसमें कोलेस्ट्रॉल या स्टीरोल्स एब्सेंट होते हैं। न्यूक्लियाइड जो होते हैं इनका न्यूक्लियर मटीरियल, क्योंकि इनमें न्यूक्लियर इन्वेल्प नहीं होती तो उसका न्यूक्लियर मटीरियल साइटोप्लाज्म में पड़ा तो इसको न्यूक्लियाइड कहते हैं। न्यूक्लियाइड के अलावा इसको क्रोमेटिन बॉडी भी कह सकते हैं, क्रोमेटिन रीजन भी कहते हैं, और न्यूक्लियर बॉडी भी कह सकते हैं। इसके बाद प्लाज्मिड्स है। प्लाज्मिड जो है इनका इसमें ड्रग रेजिस्टेंट जीन होते हैं, इंसेक्ट रेजिस्टेंट जीन होते हैं, हैवी मेटल रेजिस्टेंट जीन्स होते हैं, और ये इनके नॉन एसेंशियल पार्ट होते हैं कि इनके बगैर भी ये रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। इसके बाद राइबोसोम्स है। राइबोसोम इनके 70S होते हैं। मीजोसोम्स है। मीजोसोम इनके माइटोकॉन्ड्रिया के जैसे फंक्शन प्ले करती है। ये वेजिकल्स, ट्यूब और लेमिला की तरह होती है, और इसमें एक्सोसेलुलर एंजाइम्स होते हैं और रेस्पिरेटरी एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं मीजोसोम्स में। इसके बाद ग्रैन्यूल्स एंड स्टोरेज बॉडीज़ है, ये थोड़ा पढ़ लेंगे, मतलब अगर आपको इनके बारे में नहीं पता। बाकी स्पोर्स आ गए, सिस्ट आ गए, ये पता ही होता है कि जो स्पोर्स होते हैं ये बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस होते हैं, ये इवन 200 डिग्री सेंटीग्रेड पे भी किल नहीं होते। और जो सिस्ट है ये ड्यूरिंग डिफ्रेंशिएशन पीरियड में बनती है, और स्पोर जो होते हैं लेट स्टेज ऑफ ग्रोथ में होते हैं। सिस्ट जो होती है ये हीट रेजिस्टेंस नहीं होती। ये चीज़ इनके बारे में देख लें। न्यूट्रिशन ऑफ बैक्टीरिया, इसमें से भी एमसीक्यूज आ चुका है कि फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया और कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया के बारे में, कि ये फोटोसिंथेटिक भी होते हैं, कीमोसिंथेटिक भी होते हैं, और इनका क्लोरोफिल जो होता है वो डिफरेंट होता है फ्रॉम क्लोरोफिल ऑफ ग्रीन प्लांट्स। अनलाइक मोस्ट ग्रीन प्लांट्स विच हैव देयर क्लोरोफिल इन क्लोरोप्लास्ट, बैक्टीरियल क्लोरोफिल इज डिस्पर्स्ड इन साइटोप्लाज्म। During the photosynthesis, the autotrophic bacteria utilizes hydrogen sulfide instead of water as source and liberate सल्फर इंस्टेड ऑफ ऑक्सीजन। ये चीज़ देख लें। इसके बाद कीमियोसिंथेटिक बैक्टीरिया which oxidize inorganic compounds like ammonium nitrate, sulfur or ferrous iron and trap the energy released for the senses of their reactions. Respiration in bacteria, ये चार तरह की रेस्पिरेशन है, एक एरोबिक, एनारोबिक, फैक्यूलेटेटिव और माइक्रो एरोफिलिक। इनके एग्जांपल्स देख लें कि जो स्यूडोमोनास है वो एरोबिक रेस्पिरेशन शो करते हैं, स्पाइरोचीट एनारोबिक, इकोलाई भी, स्पाइरोचीट जो है एनारोबिक, इकोलाई फैक्यूलेटेटिव एनारोबिक, और एनारोबिक रेस्पिरेशन कैम्पेलोबैक्टर जो बैक्टीरिया वो माइक्रो एरोफिलिक शो करता है। इसके बाद इंपॉर्टेंस ऑफ बैक्टीरिया में से एक एमसीक्यूज आ चुका है कि दे आर एबल टू डिकम्पोज ऑर्गेनिक मैटर्स एंड प्ले सिग्निफिकेंट रोल इन कंप्लीशन ऑफ साइकिल्स ऑफ नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर एंड कार्बन। इससे पीएमसी में एक एमसीक्यूज पूछा गया है। इसके बाद इनकी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है, इनकी मेडिकल इंपॉर्टेंस है। मेडिकल इंपॉर्टेंस में लिखा है कि 200 स्पीशीज़ है जो डिजीज़ काज करते हैं। इसके बाद कंट्रोल ऑफ बैक्टीरिया के बारे में, यहाँ पे लिखा हुआ है कि फिजिकल कंट्रोल और केमिकल कंट्रोल और फिजिकल कंट्रोल में से पिछली दफ़ा नाम्स में एमसीक्यूज पूछा गया था। ये मॉइस्ट हीट काज कोएगुलेशन ऑफ प्रोटीन्स,
ये वाला एमसीक्यूज। इसके बाद है जो ड्राई हीट है, ये ऑक्सीडेशन ऑफ केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स करती है, और मॉइस्ट हीट क्या करती है, कोआगुलेशन करती है। इसके अलावा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस भी यूज़ होते हैं इसके कंट्रोल के लिए कि 300 नैनोमीटर से जो कम होती है जिनकी वेवलेंथ, वो वाली रेडिएशन यूज़ होते हैं। मोस्टली गैमा रेज यूज़ होती हैं फर्स्ट स्टेरिलाइजेशन प्रोसेस। लेकिन कुछ चीज़ें जो हीट सेंसिटिव होती हैं, जैसे एंटीबायोटिक्स होती हैं, सीडाज होते हैं, हार्मोन्स होते हैं, वो स्टेरिलाइज होते हैं बाय मीन्स ऑफ मेम्ब्रेन फिल्टर्स। इसके बाद केमिकल मेथड है, ये रीड करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपको केमियोथेराप्यूटिक्स के बारे में पता होता है। इम्यूनाइजेशन और वैक्सीनेशन, ये भी रीड करने की ज़रूरत है। इसमें ये देख ले, वैका जो है ये लैटिन लैंग्वेज का वर्ड है जिसका मीनिंग है काओ। इसके बाद एडवर्ड जेनर की सारी स्टोरी आपको पता होती है, ये रीड करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट पेज पे लिखा हुआ है, पास्चर आल्सो मेड अ वैक्सीनेशन फॉर हाइड्रोफोबिया रेबीज, अ डिजीज ट्रांसमिटेड टू पीपल बाय बाइट्स ऑफ रैबिड डॉग्स, कैट्स एंड अदर एनिमल्स। तो ये इसके बारे में एमसीक्यूज आ चुका है पीएमसी के प्रैक्टिस पेपर्स में, तो ये चीज़ भी देख लें। इसके बाद यूज़ एंड मिस यूज़ ऑफ एंटीबायोटिक्स है, ये सिलेबस में है या नहीं ये फिर भी देख लें क्योंकि ये कंट्रोल ऑफ बैक्टीरिया में आता है। तो एंटीबायोटिक्स ग्रीक लैंग्वेज का लफ्ज़ है, एंटी मीन अगेंस्ट और बायोस मीन लाइफ। इसके बाद करैक्टरिस्टिक्स ऑफ साइनोबैक्टीरिया से भी पीएमसी एमसीक्यूज 18 चाहे सिलेबस में नहीं है, तो इसके बारे में भी देख लें कि लार्जेस्ट और मोस्ट डिवर्स ग्रुप है, इनको ब्लू ग्रीन एल्गी कहते हैं। ये ग्राम नेगेटिव टाइप होते हैं, कॉलोनीज़ की शेप में होते हैं और यूनिसेलुलर भी होते हैं। कॉलोनीज़ में बात करें तो ट्रिकॉम फार्मिंग कॉलोनीज़ होते हैं। इनमें फोटोसिस्टम 2 प्रेजेंट होता है, फोटोसिस्टम 1 भी प्रेजेंट होता है, क्लोरोफिल ए होता है। इनमें फाइकोबिलिन्स इनके जो एसेसरी पिगमेंट्स हैं वो हैं, और फाइकोसाइनिन इनका पिगमेंट है, ये ब्लू कलर का होता है, जैसे हीमोसाइनिन किस्म में होता है, मोलस्का में प्रेजेंट होता है। इसके बाद इनका रिजर्व मटेरियल क्या है, ग्लाइकोजन है। इसकी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस की बात करें तो दे हेल्प इन रिक्लेमेशन ऑफ अल्कलाइन सॉइल्स। साइनोबैक्टीरिया आर हेट्रोसिड्स विच आर हेल्पफुल इन फिक्सेशन ऑफ एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन के फिक्सेशन में यूज़ हो रहे हैं। देर रिलीज ऑक्सीजन इन्वायरमेंट ड्यू टू देयर फोटोसिंथेटिक activity or coeloteria and few other cyanobacteria can be used as pollution indicators. They have symbiotic relationship with protozoa, fungi and nitrogen fixing species from a farm association with angiosperms. They are photosynthetic partners in most of the lichen associations. तो ये चीज़ देख लें। इसके बाद है इसकी नोस्टॉक है। नोस्टॉक जो इसके एग्जांपल्स में आती है, ये मॉइस्ट रॉक में होती है, क्लिफ्स में होती है, अल्कालाइन सॉइल्स में होती है। ये इनकी अगर हम हैबिटेट की बात करें, स्ट्रक्चर की बात करें तो ट्रिकॉम जो होती है अनब्रांच्ड होती है, और बीड लाइक इस तरह बीडिड ये अपीयर होती है, अनब्रांच्ड और बीडिड होती है। इंडिविजुअल सेल्स आर मोस्टली स्फेरिकल बट समटाइम बैरल शेप्ड और सिलेंड्रिकल। स्फेरिकल होते हैं लेकिन कुछ दफ़ा बैरल शेप या सिलेंड्रिकल भी होते हैं। कोई भी इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होती। और फ्रेगमेंटेशन में हेल्प करते हैं हॉर्मोगोनिया। फ्रेगमेंटेशन में क्या हेल्प करते हैं, हॉर्मोगोनिया। और हेट्रोसिस्ट क्या होते हैं, ऑल सेल्स इन ट्रिकॉम आर मोस्टली सिमिलर इन स्ट्रक्चर बट एट इंटरवल आर स्लाइटली लार्ज। जो स्लाइटली लार्ज होते हैं, राउंड होते हैं और कुछ येलोइश कलर में होते हैं, तो ये हेट्रोसिस्ट होते हैं, रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। हॉर्मोगोनिया जो है वो फ्रेगमेंटेशन में हेल्प करते हैं। एकाइनेट्स जो इनके सेल्स है, एकाइनेट्स आर थिक वॉल्ड इन लार्ज वेजिटेटिव सेल्स विच अक्यूमुलेट फूड एंड बिकम रेस्टिंग सेल्स। तो ये चीज़ इसके बारे में होगी। इसके बाद हमारे पास किंगडम प्रोटिस्टा सिलेबस में नहीं है और फंजेई भी सिलेबस में नहीं है। इसके बाद आ गया हमारे पास किंगडम एनिमेलिया। एनिमेलिया को एंड पे रीड करेंगे और हम इसके बाद कर लेते हैं बायोएनर्जेटिक्स का चैप्टर। बायोएनर्जेटिक्स के चैप्टर में पहले ये डेफिनेशन लिखी हुई है कि बायोएनर्जेटिक्स इज द क्वांटिटेटिव स्टडी ऑफ एनर्जी रिलेशनशिप्स एनर्जी कन्वर्जेंस इन बायोलॉजिकल सिस्टम्स। बायोलॉजिकल एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन ओबे लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। ये लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स जो ओबे करती है, इसमें कैटाबॉलिज्म भी होती है, एनाबॉलिज्म भी होती है। फोटोसिंथेसिस की डेफिनेशन पढ़ने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि पता होती है इसकी डेफिनेशन। इसके बाद है नेक्स्ट पेज पे एक डेफिनेशन है सिर्फ कंपनसेशन पॉइंट्स की। ये देख लें कि जब एट दिस मोमेंट देयर इज़ नो नेट गैस एक्सचेंज बिटवीन द लीव्स एंड एटमॉस्फेयर, दिस इज कंपनसेशन पॉइंट के जब जितनी ऑक्सीजन हो रही है उतनी जितनी रेस्पिरेशन हो रही है उतनी फोटोसेंसिस हो जाए तो उस पॉइंट को कंपनसेशन पॉइंट कहते हैं। वाटर एंड फोटोसेंसिस, ये इसमें आप सिर्फ ये देख लें कि साइंटिस्ट का नाम जो है वैन नील है। इसकी हाइपोथेसिस है कि इसने 1930 में हाइपोथेसिस दी थी जिसमें इसने कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को देखा था कि इसमें से ऑक्सीजन का सोर्स कौन सा है। कि इसने बताया था कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये कार्बोहाइड्रेट्स में कन्वर्ट हो जाती है और वाटर से कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। नेक्स्ट पेज पे NADPH2 के बारे में लिखा हुआ है कि ये रिड्यूसिंग शुगर है
और जो ATP है ये एनर्जी करेंसी ऑफ सेल है। और इसके बाद है हमारे पास क्लोरोप्लास्ट। ईच मीज़ोफिल सेल में 20 to 100 क्लोरोप्लास्ट होते हैं। इसके बारे में इसके कुछ भी एक्स्ट्रा चीज़ नहीं लिखी हुई। फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है। फोटोसिंथेटिक पिगमेंट यहाँ पे लाइट की वेवलेंथ लिखी हुई है कि 380 to 750 और केमिस्ट्री में इसकी 400 to 800 लिखी हुई है। तो आपने हर बुक में अगर बायोलॉजी से MCQ है तो 380 to 750 को फॉलो करेंगे। इसके बाद पिगमेंट्स लिखे हुए हैं कि जो इनके मेन पिगमेंट है क्लोरोफिल्स है, इसके बाद कैरोटीनाइड्स है, कैरोटीन्स है और ज़ैंथोफिल्स हैं। क्लोरोफिल्स की आगे डिटेल लिखी हुई है कि ये यूकैरियोटिक फोटोसिंथेटिक पिगमेंट इन प्लांट्स है और इसके बाद एल्गी है। जबकि अगर बैक्टीरिया की बात करें तो बैक्टीरिया में क्लोरोफिल नहीं बल्कि बैक्टीरियो क्लोरोफिल्स प्रेजेंट होते हैं। क्लोरोफिल जो होते हैं मेनली वॉयलेट, ब्लू एंड ऑरेंज रेड वेवलेंथ जो है ये अब्जॉर्ब करते हैं और जो येलो और ग्रीन है ये रिफ्लेक्ट कर देते हैं, इसलिए जो प्लांट्स है ये ग्रीन कलर के अपीयर होते हैं। इसके बाद इसके स्ट्रक्चर के बारे में लिखा हुआ है कि क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स आर टू मेन पार्ट्स, वन फ्लैट स्क्वायर लाइट अब्जॉर्बिंग हाइड्रोफिलिक हेड एंड अदर लॉन्ग एंकरिंग हाइड्रोफोबिक हाइड्रोकार्बन टेल। द हेड इज कम्प्लेक्स पोर्फिरी रिंग विच इज़ मेड अप ऑफ 4 जॉइंट स्मॉलर पायरोल रिंग्स। और इसके बाद लिखा हुआ है कि एन एटम ऑफ मैग्नीशियम इज प्रेजेंट इन द सेंटर ऑफ पोर्फिरी रिंग एंड इज कोऑर्डिनेटेड विद इन नाइट्रोजन ऑफ ईच पायरोल रिंग, दैट इज वाई मैग्नीशियम डेफिशिएंसी इज कॉल्ड काज येलोइंग इन प्लांट्स। ये चीज़ लिखी हुई है। हीम पोर्शन ऑफ हीमोग्लोबिन इज आल्सो पोर्फिरी रिंग बट कंटेनिंग एन आयरन इंस्टेड ऑफ मैग्नीशियम। ये इसका और हीमोग्लोबिन का डिफरेंस लिखा हुआ है। इसके बाद क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी का फार्मूला देख लें कि ए में एक कार्बन 55 है, हाइड्रोजन 72 है, ऑक्सीजन 5 है, नाइट्रोजन 4 है, मैग्नीशियम 8 है। लेकिन क्लोरोफिल बी में कार्बन तो सेम है, उसके भी 55 उसके भी 55, लेकिन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में फ़र्क आ रहा है। उसके 72 हाइड्रोजन थे, इसके 70 है क्लोरोफिल बी के। क्लोरोफिल ए के ऑक्सीजन 5 थे, इसके ऑक्सीजन 6 हैं। और इसके बाद क्लोरोफिल ए जो होते हैं ये ब्लू ग्रीन होते हैं और क्लोरोफिल बी जो होते हैं ये येलो ग्रीन होते हैं। ये चीज़ याद रख लें। कैरोटीनाइड्स का सारा टॉपिक पढ़ लें क्योंकि इसमें से PMC ने एक MCQ उठाया हुआ है कि ये एनिमल्स में और प्लांट्स में, ह्यूमंस में ये क्या रोल प्ले करते हैं। तो ये ह्यूमंस की आई की प्रोटेक्शन में रोल प्ले करते हैं और प्लांट्स में भी इनका रोल होता है। तो ये चीज़ें इस पर अगर सारा टॉपिक पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हैं। इसके बाद लाइट द एनर्जी द ड्राइविंग एनर्जी, लाइट द ड्राइविंग एनर्जी, इसमें एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम के बारे में बात की गई है, एक्शन स्पेक्ट्रम के बारे में बात की हुई है। और फर्स्ट एक्शन स्पेक्ट्रम वाज obtained by German biologist C.W. Engelmann in 1883. He worked on Spirogyra. तो ये ग्रीन एल्गी पे सबसे पहला जो स्पेक्ट्रम बनाया गया था वो ग्रीन एल्गी पे बनाया गया था। और उसके बाद है रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस, ये पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन ये पढ़ लें, इसमें रिएक्शन सेंटर वगैरह का ये सारा एक दफ़ा रिनोवेट कर लें, ये थोड़ा सा पढ़ने की ज़रूरत होती है कि ईच फोटोसिस्टम कंसिस्ट ऑफ लाइट गैदरिंग एंटीना कम्प्लेक्स होता है इसमें एंड रिएक्शन सेंटर। द एंटीना कम्प्लेक्स हैज मैनी मॉलिक्यूल्स ऑफ क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी एंड कैरोटीनाइड्स, most of them channeling the energy to the reaction center. Reaction center has one or more molecules of chlorophyll A along with primary electron acceptors and associated carriers of electron transport. Since chlorophyll A molecules of reaction centers and associated proteins are closely linked to the nearby electron transport systems, electron transport system play a role in generation of ATP by chemiosmosis. Light energy absorbed by the pigment molecules of antenna complex is transferred ultimately to the reaction center. There the light energy is converted into chemical energy. पहला जो फोटो सिस्टम है फोटो सिस्टम 1 है, दूसरा फोटो सिस्टम 2 है। ये इनकी डिस्कवरी की बेस पे नेम दिए गए थे। फोटो सिस्टम 1 700 की लाइट को अब्जॉर्ब करता है और 700 नैनोमीटर की, और फोटो सिस्टम 2 680 नैनोमीटर की लाइट को अब्जॉर्ब करता है। इसके बाद नॉन साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन है जिसको जी स्कीम भी कहते हैं। ये अगर आपको नहीं आता तो ये साइड से पढ़ लें, अदरवाइज ये आपको सारा रीड करने की ज़रूरत नहीं है, बस जस्ट जी स्कीम। पहले वाटर की ब्रेकडाउन हुई एंजाइम के थ्रू। सबसे पहले उसमें लाइट फोटो सिस्टम 2 पे लाइट पड़ी जिसकी वजह से होल बना और इलेक्ट्रॉन प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास चला गया। इसमें होल को फिल करने के लिए एक एंजाइम ने वाटर के मॉलिक्यूल को तोड़ा जिससे ऑक्सीजन बनी, और प्राइमरी इलेक्ट्रॉन के बाद जो प्राइमरी एक्सेप्टर के बाद इलेक्ट्रॉन प्लास्टोक्यूनिन के पास गया, साइटोक्रोम कम्प्लेक्स के पास गया, फिर प्लास्टोसाइनिन के पास गया। फिर फोटो सिस्टम 1 पे लाइट पड़ने से उसमें होल बना, वो होल फिल किया प्लास्टोसाइनिन की तरफ से आने वाले इलेक्ट्रॉन्स ने, और उसका इलेक्ट्रॉन जो था वो प्राइमरी एक्सेप्टर के पास चला गया था। उसके बाद फेरेडोक्सिन और NADP रिडक्टेस के पास। इसको जी स्कीम कहते हैं क्योंकि जिग जैग या फिर N शेप्ड भी इसको कह सकते हैं।
इसके बाद साइक्लिक फास्फोराइलेशन है, ये उस केस में होती है अगर एटीपी की कंसंट्रेशन सेल्स में कम हो जाए। अगर एटीपी कंसंट्रेशन नॉर्मल है तो ये नहीं होगी। कीमियोस्मोसिस है जो इन दोनों के लिए प्रोसेस यूज़ होता है कि ये मेम्ब्रेन को कपल करके ये रिएक्शन यूज़ होता है। ये यहाँ पे नेक्स्ट पेज पे इसकी डायग्राम शो की गई है कि फोटोसिस्टम 2 होता है, उसके बाद प्लास्टोक्यूनिन है, उसके बाद प्लास्टोसाइनिन है, उसके बाद फोटोसिस्टम 1 है, उसके बाद NADP रिडक्टेस और ATPase है। तो ये चीज़ें देख लें। इसके बाद ये लाइट इंडिपेंडेंट या डार्क रिएक्शन की इक्वेशन ज़रूर देखें। इसमें देखें 3 कार्बन डाइऑक्साइड शो किए गए हैं, 6 NADPH और 9 ATP, यानी 6 NADPH से टोटल 6 × 3, इसमें से 18 ATP इसमें से आ गया और 9 ATP दूसरे 18 + 9 = 36 ATP इसके एक साइड पे, और दूसरी साइड पे कितने ADP है, जो दूसरी साइड पे ADP और एक साइड पे ATP है, जो ओवरऑल 36 बनते हैं। ये मेल्विन कैल्विन साइकिल भी इसको कहते हैं और कैल्विन बेंसन साइकिल भी इसको कहते हैं। इसके बाद जो चीज़ आती है हमारे पास, ये कैल्विन साइकिल देख लें। इसकी ये सारी डिटेल जो लिखी हुई है इसको रीड करना बिल्कुल फालतू है, इसको रीड करने की ज़रूरत नहीं है। बस ये एक लाइन देख लें कि ये जो रिबुलोस बिसफॉस्फेट है रिबुस्को, ये इसके बारे में एक लाइन लिखी हुई है। तो इट इज़ द मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन द क्लोरोप्लास्ट एंड प्रोबेबली द मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन ऑन द अर्थ। ये चीज़ देख लें। इसके बाद हमारे पास आता है इसका साइकिल के सबसे रिबुस्को को 3 कार्बन डाइऑक्साइड रिसीव और इसके बाद 3 फॉस्फोग्लिसरेट बना, उसके बाद उसकी ATP 6 ATP ब्रेक हो गए, ADP बने और 6 ATP के जो फास्फेट ग्रुप थे वो इसके पास आ गए, 1,3-bis फास्फेट बन गया। उसके बाद 6 NADPH यूज़ हुआ, जिसके बाद G3P बन गया, एक G3P आउटपुट हुआ, बाकी 5 G3P जो थे वो RUPP बनाने में यूज़ हो गए। इसके बाद रेस्पिरेशन शुरू होती है। रेस्पिरेशन के प्रोसेस में आप देख लेंगे एनारोबिक और एरोबिक रेस्पिरेशन है ग्लाइकोलाइसिस दोनों में होती है। ग्लाइकोलाइसिस का मीनिंग लफ्ज़ी मायने होता है स्प्लिटिंग ऑफ शुगर, ग्लाइकोलाइसिस लिटरली मीनिंग स्प्लिटिंग ऑफ शुगर। और यहाँ पे एक और MCQs है, ये UHS ने दिया हुआ था शायद 2017 के पेपर में। द मोस्ट कॉमन फ्यूल यूज्ड बाय सेल टू प्रोवाइड एनर्जी बाय सेलुलर रेस्पिरेशन इज ग्लूकोज होता है जो मोस्ट कॉमन फ्यूल यूज होते हैं। इसके बाद एनारोबिक रेस्पिरेशन में अल्कोहलिक फर्मेंटेशन होती है, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन होती है। इसमें लैक्टिक एसिड का फार्मूला देख लेंगे C3H6O3, बाकी ये आपको आता होता है। ये 2% एनर्जी यील्ड करते हैं। इसके बाद एरोबिक रेस्पिरेशन आ जाते हैं हमारे पास। एरोबिक रेस्पिरेशन में ग्लाइकोलाइसिस है, पायरोबिक एसिड ऑक्सीडेशन है, क्रेब्स साइकिल है और रेस्पिरेटरी चेन। इसकी जो डिटेल लिखी हुई है इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस इसके साइकिल्स देख लें कि ग्लूकोज ग्लाइकोलाइसिस में ग्लूकोज ATP यूज़ करके ग्लूकोज 6 फास्फेट बनाते, फिर फ्रुक्टोज 6 फास्फेट, फिर वो ATP लेके फ्रुक्टोज 1,6 बिस फास्फेट बना देते, फिर डाईहाइड्रोक्सी एसिड और ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फास्फेट बनते हैं। वो NAD को NADH में कन्वर्ट कर दिया और फास्फेट ग्रुप लेते हैं। ATP से नहीं, ये फास्फेट ये देख लें कि 1,3-bis फास्फोग्लिसरेट बनते हैं, फिर उसके बाद 3 फास्फोग्लिसरेट बनते हैं, 2 फास्फोग्लिसरेट और फास्फोइनोल पायरोवेट। यहाँ पे देख लें एंड पे भी ATP जनरेशन हो रही है और वाटर की रिलीज भी हो रही है। इसके बाद पायरोवेट की ऑक्सीडेशन है। इसमें क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ हो जाती है और NAD को ये NADH में कन्वर्ट कर देता है। ये कोएंजाइम SH के साथ अटैच होगी सेल जो माइटोकॉन्ड्रिया उसमें एंटर हो जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया में एंटर होने के बाद क्या करता है कि ये एसिटाइल कोएंजाइम एक ऑक्सैलो एसीटेट के साथ मिलकर सिट्रेट बनाता है, फिर आइसोसिट्रेट, अल्फा कीटोग्लूटानेट, सक्सिनेट, फ्यूमरेट, मैलेट एंड ऑक्सैलो एसीटेट। इसके लिए हिंट है जो बच्चे याद कर सकते हैं कि ऑफिसर कैन आई किल समवन फॉर मनी, तो इससे ये बच्चे मोस्टली याद करते हैं। और फार्मेशन ऑफ MSC यूज वाटर, यानी मैलेट, सक्सिनेट और सिट्रेट, इनकी फार्मेशन में वाटर यूज़ होता है। तो ये चीज़ भी आप देख लें। इसके बाद रेस्पिरेटरी चेन में को भी आपको रीड करने की ज़रूरत नहीं। इसके बाद देख लें ये सबसे पहले NAD में कन्वर्ट हो गया, इसमें ATP की फार्मेशन होती है, फिर कोएंजाइम Q से साइटोक्रोम B और साइटोक्रोम B से C, A3 और एंड पे फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन होता है? ऑक्सीजन होता है हमारे पास। इसके बाद चैप्टर 12 है, न्यूट्रिशन का चैप्टर है। इसके स्टार्ट से ये अगर आपने पहले नहीं पढ़ा तो पढ़ लेंगे, स्पेशली मिनरल एलिमेंट डेफिशिएंसी वाला टॉपिक। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट और नॉट पॉसिबल टू ascertain the effect of individual minerals in both plants and animals. However, the deficiency of some minerals cause serious disease showing clear symptoms. For example, nitrogen deficiency in soil result in the stunt growth and strong chlorosis, particularly
particularly in older leaves. नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी की बात हो रही है. इसके बाद डेफिशिएंसी ऑफ फास्फोरस का स्टंट ग्रोथ ऑफ द लीड सॉइल. डेफिशिएंट इन पोटाशियम का लीफ मार्जिन्स येलो एंड ब्राउन इन द कलर प्रीमेच्योर डेथ ऑफ द प्लांट. डेफिशिएंसी ऑफ मैग्नीशियम रिजल्ट इन क्लोरोसिस. Many economically important plant disease due to mineral deficiency are now catalogued with the help of colored photography enabling rapid diagnosis. ये चीज़ है. इसके बाद ये सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन, पैरासाइटिक न्यूट्रिशन और सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन रीड करने की ज़रूरत नहीं है. न्यूट्रिशन इन इंसेक्टिवरस प्लांट ज़रूर रीड करें. देयर आर फ्यू प्लांट्स दैट सप्लीमेंट देयर इनऑर्गेनिक डाइट विद ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. दीज प्लांट्स obtain their food by trapping and digesting insects and small animals. All the insectivorous plants are true autotrophs. ये बात याद रखें. ये क्या है? ये ऑटोट्रॉफ है, ये हीटोट्रॉफ नहीं है. तो apparently nitrogen compounds of animal body are benefit to these plants. In some plants the trapped insects are decomposed by bacteria. In others the trapped insects are digested by the enzymes secreted by the leaf. The plant absorbs the nitrogenous compounds thus formed. इसके बाद पिक्चर प्लांट है. पिक्चर प्लांट को सार्सिनिया पिपोरा कहते हैं और वीनस प्लांट को डायोना मस्कीब्यूला कहते हैं और सांडियो को रोसोफेरा इंटरमीडिया कहते हैं. इनको रीड कर लें अगर आपका इनका कॉन्सेप्ट वगैरह वीक है. इसके बाद हमारे पास चलते हैं डाइजेशन ऑफ मैन के. मैन में डाइजेशन की सिर्फ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में सिर्फ 3 साइट्स हैं, ओरल कैविटी, स्टोमक और इंटेस्टाइन. लार्ज इंटेस्टाइन में कोई भी डाइजेशन नहीं होती. डाइजेशन स्टार्ट होती है ओरल कैविटी में. सबसे पहले सिलेक्शन ऑफ फूड होती है जिसमें स्मेल, टेस्ट वगैरह की, स्मेल, टेस्ट और साइट, ये 3 सेंसेस हेल्प करती है. स्मेल की सेंस, टेस्ट की सेंस और साइट की सेंस. इसके बाद ग्राइंडिंग होती है बाय टीथ और लुब्रिकेशन होती है. इसमें 3 ग्लैंड्स हेल्प करते हैं. एक सिलिवरी ग्लैंड है. सिलिवरी ग्लैंड जो सब लिंगुअल ग्लैंड्स हैं, सब मैक्सिलरी ग्लैंड और पैरोटिड ग्लैंड्स है. जो सलाइवा है इसकी सिक्रेशन में वाटर होता है, म्यूकस होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट होता है और कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्टिंग एंजाइम माइलोस और टाइलिन होते हैं. इसके बाद स्वेलोइंग होती है. स्वेलोइंग जिस चीज़ की होती है उसको बोलस कहते हैं. स्वेलोइंग का प्रोसेस पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए सिर्फ इसकी. इसके बाद पेरिस्टाल्सिस है, ये फुल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ये फिनोमेना हो रहा होता है. इसके बाद हंगर पैंग्स हैं. हंगर पैंग्स कहते हैं कि जब ग्लूकोज लेवल बॉडी में डिक्रीज़ करता है तो जो कंट्रैक्शन होना शुरू हो जाती है उसको हंगर पैंग्स कहते हैं. इसके बाद डाइजेशन इन स्टोमक है. स्टोमक का जो पहला स्फिंक्टर कार्डिक स्फिंक्टर है, उसके बाद पाइलोरिक स्फिंक्टर है. उसमें जो 3 लेयर्स होती हैं स्टोमक की और जो होती है इनके 3 तरह का है वो सेल सिक्रेट करती है. एक म्यूकस सेल्स है जो सिक्रेट करती है म्यूकस को. एक पराइटल या ऑक्जेंटिक सेल है जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड को सिक्रेट करती है और जाइमोजन या चीफ सेल्स है जो पेप्सिनोजन को सिक्रेट करते हैं. इसमें से भी MCQs आ चुका है. और इन सब की सिक्रेशन को कलेक्टिवली गैस्ट्रिक जूस कहते हैं जिसके सिक्रेशन डिपेंड करती है स्मेल, साइट एंड क्वालिटी ऑफ फूड को. और जो म्यूकस है ये थिक सिक्रेशन है. इट प्रिवेंट द अंडरलाइंग वाल्स फ्रॉम बीइंग डाइजेस्टेड. इसके बाद जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है सिक्रेटेड इन कंसंट्रेटेड फॉर्म. इट एडजस्ट द pH ऑफ स्टोमक कंटेंट रेंजिंग फ्रॉम 2 to 3 फॉर पेप्सिन टू एक्ट ऑन प्रोटीन्स. तो pH को कंट्रोल करता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड. इसके बाद पेप्सिन है. पेप्सिन की एक्टिवेशन के बारे में लिखा हुआ है. डाइजेशन इन स्मॉल इंटेस्टाइन है. स्मॉल इंटेस्टाइन का पहला पार्ट है ड्यूडेनम 20 to 25 सेंटीमीटर. ड्यूडेनम पैनक्रियास की सिक्रेशन रिसीव करता है कि पैनक्रियास में जो एंजाइम सिक्रेट हो रहे अमाइलेस है, पैनक्रेटिक एंजाइम है, अमाइलेस है, लाइपेस है, तो ये सिक्रेट हो गए ड्यूडेनम में जा रहे हैं. पेप्सिन ट्रिप्सिन इज आल्सो सिक्रेटेड एज इनएक्टिव एंड एक्टिव पेप्सिनोजन. और जो ट्रिप्सिनोजन है ये ट्रिप्सिनोजन एंटीरोकाइनेस से एक्टिवेट होता है. तो ये MCQs भी आ चुके हैं. इसके बाद लिवर की सिक्रेशन है. लिवर बाइल सिक्रेट करते हैं जो कि ये जो हमारे पास स्टोर हो जाता है ये और उसके बाद ये स्मॉल इंटेस्टाइन में चला जाता है. इसके बाद इसके बारे में थोड़ा सा लिखा हुआ है कि इफ़ बाइल पिगमेंट्स आर प्रिवेंटेड फ्रॉम लीविंग द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट दे मे एक्यूमुलेट इन द ब्लड काजिंग अ कंडीशन नोन एज जॉन्डाइस. और कोलेस्ट्रॉल secreted by the liver may precipitate in the gallbladder to produce gallstone which may block release of bile. इसके बाद ज्यूजेनम के बारे में लिखा हुआ है कि ज्यूजेनम जो है सेकंड पार्ट 2.4 मीटर लॉन्ग होता है और लास्ट पार्ट जो होता है वो इलियम होता है. इसके बाद अब्जॉर्प्शन ऑफ फूड के बारे में लिखा हुआ है. अब्जॉर्प्शन ऑफ फूड में इलियम में होती है और इसमें माइक्रोविलाई और विलाई हेल्प करती है और ब्रश बोर्ड अरेंजमेंट वहाँ पर होती है जो कि माइक्रोविलाई की वजह से होती है. और नेक्स्ट हमारे पास लार्ज इंटेस्टाइन में कोई भी अब्जॉर्प्शन या
डाइजेशन नहीं हो रही होती, उसमें सिर्फ अनडाइजेस्टेड मटेरियल होते हैं, उसमें विटामिन के प्रोड्यूसिंग एंजाइम्स होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं विटामिन के प्रोड्यूसिंग इकोलाई। तो अगर ज़्यादा अब्जॉर्प्शन हो जाए तो कॉन्स्टिपेशन हो जाती है, अगर कम अब्जॉर्प्शन हो तो डायरिया हो जाता है। ये चीज़ देख लें। इसके बाद इसकी डिजीज़ है डिस्पेप्सिया। ये डिजीज़ में से MCQs आए तो ये वाली डिजीज़ आप भी रीड कर लें कि इनकम्प्लीट और इम्परफेक्ट डाइजेशन इज कॉल्ड डिस्पेप्सिया। इट इज़ नॉट अ डिजीज इटसेल्फ बट सिम्टम्स ऑफ अदर डिसऑर्डर्स और डिजीजेज। दिस इज कैरेक्टराइज्ड बाय abdominal discomfort, fluctuations, heartburn, nausea and vomiting. These symptoms may occur irregularly and in different patterns from time to time. Dyspepsia may occur due to excessive acidity in stomach or faulty function of stomach and intestine and insufficient quality or quantity of bile secretions. तो इसके बारे में इसके बाद गैसेस एक्सचेंज का चैप्टर आता है। इसका स्टार्ट में वैसे तो यहाँ से सिलेबस में नहीं है, लेकिन यहाँ पे एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ गैस एक्सचेंज इन एयर एंड वाटर वाला ज़रूर करें। Exchange of gas during the organismic respiration is carried out by diffusion. Respiratory gases are exchanged between body fluids and outside medium which may be water or air. तो ये वाला टॉपिक अगर रीड कर सकते हैं तो रीड कर लें। इसके बाद नेक्स्ट रेस्पिरेशन इन ह्यूमन एंड रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है, तो ये सारा अगर आपको आता है तो रीड करने की ज़रूरत नहीं। अगर थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है तो इसको रीड करें कि लेरेक्स जो है वॉइस बॉक्स है और ग्लोटिस और एपिग्लोटिस क्या है। वोकल कॉर्ड जो है वो टू थिन एज्ड फिब्रस बैंड्स हैं जिनको वोकल कॉर्ड्स कहते हैं। इसके बाद ट्रैकिया और विंड पाइप के बारे में इंफॉर्मेशन है, एल्वियोलाई के बारे में इंफॉर्मेशन है, डायाफ्राम के बारे में इंफॉर्मेशन है और एयर सैक जो है वो फंक्शनल यूनिट ऑफ लंग्स है। जो फंक्शनल यूनिट है वो एयर सैक है और एक्सीलेंट साइड फॉर गैसेस एक्सचेंज जो है वो एल्वियोलाई है। ओवरलेइंग द एल्वियोलाई देयर इज रिच नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज, क्योंकि एल्वियोलाई के गिर्द कैपिलरीज का रिच नेटवर्क होता है, इसलिए ये एक्सीलेंट साइड फॉर गैसेस एक्सचेंज है। इसके बाद मैकेनिक्स ऑफ वॉलेंट्री एंड इनवॉलेंट्री रेगुलेशन ऑफ ब्रीथिंग इन मैन है, ये वाला टॉपिक है। इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन है, ये अगर नहीं पता तो ये वाला भी पढ़ लें। इसके बाद ये चैप्टर में ट्यूबरकुलोसिस और कैंसर की डिजीज़ अगर पढ़ सकते हैं तो वेल एंड गुड, अगर नहीं पढ़ सकते तो नो प्रॉब्लम एट ऑल। और इसके बाद हमारे पास 14 चैप्टर आता है, जो लास्ट चैप्टर है हमारा 14 चैप्टर ट्रांसपोर्ट है। ट्रांसपोर्ट प्लांट में और एनिमल्स में, ये दोनों प्लांट और एनिमल दोनों की ट्रांसपोर्टेशन करनी है हमने। सबसे पहले ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स है और ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स में अपटेक एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ मिनरल्स है सबसे पहला प्रोसेस, जिसमें सबसे ज़्यादा हेल्प करते हैं रूट हेयर्स हेल्प करते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मिनरल नीडेड बाय प्लांट। ये 3 टाइप्स के कौन से हैं? कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर्स है और मिनरल्स हैं। ये 3 न्यूट्रिएंट्स हैं जो प्लांट्स को नीड होती हैं। और इसके अलावा यहाँ पे साइड बॉक्स में लिखा हुआ है कि आर राइट प्लांट लेस दैन 1 मीटर टाल हैज़ 14 मिलियन ब्रांचेस रूट ऑफ कंबाइंड लेंथ ऑफ 600 किलोमीटर। तो BMC प्रैक्टिस पेपर में ये MCQs आ चुका था, ये भी देख लें। इसके अलावा ये भी लिखा हुआ है कि इट हैज़ बीन एस्टिमेटेड दैट आउट ऑफ टोटल सरफेस एरिया प्रोवाइडेड बाय रूट्स 67% इज़ प्रोवाइडेड बाय रूट हेयर्स, तो ये चीज़ भी देख लें। और इसके बाद लिखा हुआ है प्रोसेस इन्वॉल्व इन अब्जॉर्प्शन बाय द रूट, तो ये अगर पढ़ सकते हैं ठीक है, नहीं पढ़ सकते वाले कोई मसला नहीं है। तो ये डिफ्यूजन का प्रोसेस लिखा हुआ है, तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट का प्रोसेस लिखा हुआ है। अगर आयंस की बात करें तो ये मोस्टली एक्टिव ट्रांसपोर्ट से होती हैं और अगर मिनरल्स की बात करें तो ये मोस्टली डिफ्यूजन के थ्रू होती हैं ट्रांसफ़र। इसके बाद अपटेक ऑफ वाटर बाय रूट है, इसके 3 पाथवे लिखे हुए हैं। एक एपोप्लास्ट पाथवे बाय एडजेसेंट सेल वॉल है, ये पाथवे ज़रा रीड कर सकते हैं आप। इट इज़ द पाथवे इन्वॉल्विंग सिस्टम ऑफ एडजेसेंट सेल वॉल्स विच इज़ कंटिन्यूस थ्रू आउट द प्लांट सेल्स। इन रूट एपोप्लास्ट पाथवे बिकम डिसकंटिन्यूस इन इंडोडर्मिस में डिसकंटिन्यूस होता है क्योंकि उसमें कैस्पेरियन स्ट्रिप्स प्रेजेंट होती है। इसके बाद सिम्प्लास्ट पाथवे जो है ये मोस्टली यूज़ होता है फ्लोएम ट्रांसपोर्ट में। अगर ओवरऑल बात करें तो एपोप्लास्ट ज़्यादा यूज़ होता है, लेकिन अगर फ्लोएम ट्रांसपोर्ट की बात करें तो उसमें सिम्प्लास्ट पाथवे ज़्यादा यूज़ होता है। उसके एंड पे जो है वो वैक्यूलर पाथवे, सिम्प्लास्ट पाथवे में प्लाज्मोडेस्माटा का यूज़ होता है और वैक्यूलर पाथवे में वैक्यूल का यूज़ होता है। इसके बाद वाटर पोटेंशियल है, ये भी आपको करना पड़ेगा। ऑस्मोटिक जो वाटर पोटेंशियल होती है वो सबसे ज़्यादा वाटर पोटेंशियल 0 होती है और ऑस्मोटिक पोटेंशियल को सल्यूट पोटेंशियल भी कहते हैं और ये हमेशा नेगेटिव में होती है। एक प्रेशर पोटेंशियल होती है, टोटल जो वाटर पोटेंशियल होती है वो प्रेशर पोटेंशियल प्लस सल्यूट पोटेंशियल पे के इक्वल होती है। अगर हम सिम्प्लास्ट पाथवे और एपोप्लास्ट पाथवे का डिफरेंस करें तो सिम्प्लास्ट साइटोप्लाज्म को यूज़ सिम्प्लास्ट साइटोप्लाज्म को यूज़ करता है और एपोप्लास्ट जो है वो सेल वॉल को यूज़ करता है। तो ये जो सिम्प्लास्ट है ये कहीं भी ब्लॉक नहीं होता, लेकिन एपोप्लास्ट ब्लॉक होता है कैस्पेरियन स्ट्रिप्स तक और ये कंटिन्यूस टू जाइलम तक होता है सिम्प्लास्ट, लेकिन ये एपोप्लास्ट जाइलम तक कंटिन्यू नहीं कर सकता।
प्लाज्मोलाइसिस डी, प्लाज्मोलाइसिस का कंसेप्ट है तो ठीक है, अदरवाइज ये वाला भी पढ़ लें क्योंकि इसमें से भी पीएमसी एमसीक्यूज दे चुका है कि द पॉइंट एट विच प्लाज्मोलाइसिस जस्ट अबाउट टू हैपन इज कॉल्ड इंसिपिएंट पॉइंट। और ये प्रेशर पोटेंशियल वगैरह ये थोड़ा बहुत अगर रीड कर सकते हैं तो कर लें। ये full turgidity, that is maximum pressure potential, is achieved when cell is placed in pure water or distilled water. Animal cell cannot withstand higher pressure potential as there is no cell wall around the protoplast. Thus the turgid cell burst in the solution of higher water potential, so the animal employ the mechanism of osmoregulation to maintain the amount of water and salt in their cell to कांस्टेंट और नियरली कांस्टेंट लेवल। इसके बाद एसेंट ऑफ सैप है, ये थ्योरी दी हुई है कि ये थ्योरी अगर आप रीड कर सकते हैं तो ठीक है कि कोहेजन टेंशन थ्योरी है, एक रूट प्रेशर थ्योरी है, एक इम्बाइबेशन है। ये 3 थ्योरीज है। सबसे पहले कोहेजन टेंशन थ्योरी है जो डिक्सन ने दी थी, डिक्सन ने ये थ्योरी दी थी कि इन दिस थ्योरी प्रोवाइड द रीजनेबल एक्सप्लेनेशन ऑफ फ्लो ऑफ वाटर एंड मिनरल्स अपवर्ड फ्रॉम दी रूट टू लीव्स ऑफ प्लांट्स इन बल्क फ्लो और मैस फ्लो। इसमें बल्क फ्लो और या मैस फ्लो को एक्सप्लेन किया जाता है। सबसे पहले कोहेजन होती है। कोहेजन क्या होती है कि सिमिलर मालिक्यूल्स के दरमियान जो अट्रैक्शन होती है, जैसे पानी के मालिक्यूल्स एक दूसरे से अट्रैक्शन करके कोहेजन बनाते हैं, एक सॉलिड चेन लाइक कोलम बन जाता है जिसकी वजह से वो ऊपर मूव करते हैं। हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से बनते हैं। उसके बाद टेंशन है, जब ट्रांसपायरेशन हो रही होती है तो वो टेंशन प्रोवाइड करती है। और अडहाइयन क्या है कि जो वाटर मालिक्यूल है वो सेल वाल के साथ अडहाइयर करते हैं। और इसके बाद जाइलम की सेल वाल स्ट्रॉन्ग होती है क्योंकि उनमें लिग्निन होता है और सेलुलोज प्रेजेंट होता है। इसमें अगर लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर इज कैरी रिलेटिवली एट हाई स्पीड ऑफ 8 मीटर पर आवर, 8 मीटर पर आवर की स्पीड पे लिया जाता है, लेकिन जो छोटे पौधों में 1 मीटर पर आवर की स्पीड यूज़ होती है। इसके बाद आता है हमारे पास रूट प्रेशर। रूट प्रेशर क्या है कि ये सेकंड फोर्स है जो इन्वॉल्व इन मूवमेंट ऑफ वाटर एंड डिजॉल्व मिनरल इन द जाइलम टिश्यूज इज द रूट प्रेशर। रूट प्रेशर क्रिएट बाय एक्टिव सिक्रेशन ऑफ साल्ट्स। ये चीज़ याद रखें, इसमें साल्ट्स की एक्टिव सिक्रेशन हो रही है, पैसिव नहीं। एक्टिव सिक्रेशन ऑफ साल्ट्स एंड अदर सॉल्यूट्स फ्रॉम द सेल इनटू द जाइलम सैप। जाइलम सैप में साल्ट्स और सॉल्यूट्स की सिक्रेशन हो रही है जो कि एक्टिवली मतलब एटीपी की यूज से हो रही है। वाटर एंटर द जाइलम सेल एंड मे टेक एपोप्लास्ट सिंपलेस्ट और वैक्यूलर पाथवे इंक्रीजिंग द हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर in the cells. This pushes the water upward. As a result of root pressure, the sap in the xylem does not reach enough height. इसमें ज़्यादा हाइट नहीं होती। मोस्टली जो 100 to 200 किलो पास्कल का प्रेशर जनरेट करते हैं, लेकिन अगर हम एक्सेप्शनली बात करें तो ये 800 किलो पास्कल तक प्रेशर जनरेट कर सकता है, लेकिन मोस्टली 100 to 200 ही जनरेट करता है। इसके बाद आते हैं हमारे पास ग्यूटेशन, और क्लोजली रिलेटेड टू रूट प्रेशर इज द फिनोमेना कॉल्ड ग्यूटेशन। ग्यूटेशन को एक्सुडेशन भी कहते हैं। ये ग्लैंड्स के थ्रू होते हैं जिनको हाइडाथोर्स कहते हैं, जैसे ग्रास के टिप्स पे होते हैं, स्ट्रॉबेरी के लीव्स में होती है। और इस ग्यूटेशन इज मोर नोटिसेबल व्हेन ट्रांसपायरेशन इज सप्रेस्ड एंड रिलेटिवली ह्यूमिडिटी इज हाई एट नाइट। द ग्यूटेशन इन फैक्ट इज पॉजिटिव प्रेशर। ये पॉजिटिव रूट प्रेशर है। ग्यूटेशन क्या है? पॉजिटिव रूट प्रेशर है। ग्यूटेशन में से भी एक एमसीक्यूज पीएमसी पेपर में दे चुका है ये वाला कि ह्यूमिडिटी और ट्रांसपायरेशन से इसका रिलेशन जो है, इसमें से एक एमडी कैट में एमसीक्यूज आ चुका है, तो ये भी याद रखें। इसके बाद एम्बाइबेशन आ जाते हैं। एम्बाइबेशन का जो कंसेप्ट दिया था वो सैक्स ने दिया था 1874 में। दी सेल वाल कंपोनेंट स्पेशली सेलुलोज, पेक्टिन एंड लिग्निन कैन टेक अप वाटर एज अ रिजल्ट इंक्रीज इन वॉल्यूम बट components do not dissolve in water. This is called imbibition. The amount of attraction increase of the dry cell walls of plant cells and of protoplasm for water is often very great, and considerable imbibition forces may be developed in the plant body. The root cell wall imbibe water from the soil, thus water moved by apoplast pathway already discussed. ये एपोप्लास्ट पाथवे से मूव करते हैं। इम्बाइबेशन क्या है कि एक रिवर्सिबल प्रोसेस है कि वाटर इंटर भी कर सकता है, लीव भी कर सकता है। इसके बाद ये 200 टाइम वॉल्यूम इंक्रीज़ करती है सेल्स का जब वाटर इंटर करती है। इसके बाद ब्लीडिंग आ जाता है। ब्लीडिंग जो है समटाइम इट हैपन्स that certain parts when cut, pruned, tapped or otherwise wounded show flow of sap from the cut and surface quite with considerable force. It is called bleeding. तो bleeding किस वजह से होती है? इम्बाइबेशन की वजह से होती है। bleeding में से MCQs PMC एक दे चुका है कि जब हम किसी दरख्त को काटते हैं तो उसके ऊपर पानी क्यों अपेयर होता है, तो ये bleeding में से MCQs आया था। It is often seen in land plants in spring, particularly grape vines में होती है, some palms में होती है, sugar maple में ये इफेक्ट शो होता है।
ये पाम्स में, ग्रेप वाइन्स में और शुगर मैपल में प्रोसेस होते हैं। ऑल्दो द फ्लो ऑफ सैप इज ऑर्डिनरली स्लो एट कंसिडरेबल क्वांटिटी ऑफ सैप विद इन अ पीरियड ऑफ 24 आवर्स कम आउट ऑफ द प्लांट्स इन सम प्लांट palms when tapped there may be flow of sap to extend 10 to 15 liters per day, 10 to 15 लीटर पर डे इसका एक्सटेंड होता है। The sap in such plants contain sugars and water in addition to organic and inorganic substance। शुगर वाटर होता है, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सब्सटेंस भी होते हैं। There are two main factors responsible for breeding। ये चीज़ ध्यान रखें कि एक हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर होता है जो ब्रीडिंग में हेल्प करता है, और दूसरा क्या होता है, रूट प्रेशर होता है। एक हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर होता है जाइलम और फ्लोएम में, दूसरा रूट प्रेशर है विच इज एक्सर्टेड बाय जाइलम टिश्यूज ऑफ द रूट। इसके बाद टाइप्स ऑफ ट्रांसपायरेशन है, क्यूटिकुलर ट्रांसपायरेशन है, लेंटिकुलर ट्रांसपायरेशन है, स्टोमेटल ट्रांसपायरेशन है। इसमें बस यही देखें, क्यूटिकुलर ट्रांसपायरेशन 5 to 7% होती है, लेंटिकुलर ट्रांसपायरेशन 1 to 2% होती है, और जो स्टोमेटल ट्रांसपायरेशन है ये कितनी 90% होती है। इसके बाद हमारे पास आ गया क्लोजिंग एंड ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा। ये दो थ्योरीज हैं। स्टार्च शुगर हाइपोथेसिस है कि ये एच वैन मोहल ने दी थी, स्टार्च शुगर हाइपोथेसिस, और एक इनफ्लक्स ऑफ पोटाशियम आयन वाली हाइपोथेसिस है। ये अगर आपका कंसेप्ट है तो ये पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इसमें ये इनफ्लक्स ऑफ पोटाशियम आयन में ये देख लें कि इसमें स्टोमेटा ओपन ड्यू टू एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ पोटाशियम आयन, इसमें एक्टिव ट्रांसपोर्ट यूज़ हो रहे हैं। इसके अलावा एक्सपोजर ऑफ ब्लू लाइट विच इज़ आल्सो अफेक्ट इन photosynthesis has been shown to acidify the environment of cells, pumping out protons which enables the guard cells to take up potassium। ये एक और है कि एक्टिव की बजाय अगर हम ब्लू लाइट यूज़ करें तो तब भी ये फिनोमिना होता है। इसके बाद फैक्टर्स अफेक्टिंग ट्रांसपायरेशन है, रीड करने की ज़रूरत नहीं है। ट्रांसलोकेशन ऑफ ऑर्गेनिक सोल्यूट है, ये अगर आपको थोड़ा सा इसमें कोई मसला है तो ये टॉपिक रीड कर लें। ये ज़्यादा टफ नहीं है, लेकिन अगर आपको नहीं आता तो तब आप रीड कर सकते हैं। इसके बाद है हमारे पास ट्रांसपायरेशन इन मैन। इसके हमारे दो तरह के सिस्टम होते हैं, एक ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम है। ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम दो तरह के होते हैं, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम और एक लिम्फेटिक सिस्टम, यानी कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम होता है और एक लिम्फेटिक सिस्टम होता है। और जो ह्यूमन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है ये 3 कंपोनेंट पे मुश्तमिल होता है, एक ब्लड होता है, एक हार्ट होता है, एक ब्लड वेसल्स होती हैं। सबसे पहले हमारे पास सर्कुलेटरी फ्लूइड ब्लड है, इसमें ऑर्गेनिक आयंस और मिनरल्स होते हैं, प्लाज्मा प्रोटीन्स होती है 7 to 9%, ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स होते हैं, प्लाज्मा होते हैं, हार्मोन्स होते हैं और गैसेज होती है, ब्लड सेल्स होते हैं, रेड ब्लड सेल्स होते हैं जो कि मेल्स में ज़्यादा होते हैं, फीमेल में कम होते हैं। इनका 95 साइटोप्लाज्म में रेड पिगमेंट हीमोग्लोबिन होता है 5%, इसमें इंजाइम्स होते हैं, साल्ट्स होते हैं और दूसरी प्रोटीन्स होती हैं। इसके अलावा वाइट ब्लड सेल्स है, वाइट ब्लड सेल्स 7000 to 8000 होते हैं, 2 तरह के होते हैं, ग्रेनुलोसाइट्स और एग्रेनुलोसाइट्स। ये जो ग्रेनुलोसाइट्स होते हैं ये बेसोफिल्स, एसिनोफिल्स और न्यूट्रोफिल्स होते हैं और दूसरे जो लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स वगैरह होते हैं। जो मोनोसाइट्स होते हैं 10 to 20 आवर्स ब्लड में रहते हैं, उसके बाद टिश्यूज़ में एंटर हो जाते हैं। इसके बाद इसका ये टेबल दिया हुआ है, इसको एक दफ़ा रीड कर लें कि ये जो न्यूट्रोफिल्स है ये 62% होते हैं, एसिनोफिल्स 2% होते हैं और बेसोफिल्स 1% होते हैं। लिम्फोसाइट्स जो होते हैं वो 32% होते हैं, मोनोसाइट्स जो होते हैं वो 3% होते हैं। इसके बाद इनके फंक्शंस भी देख लें कि जो हमारे पास न्यूट्रोफिल्स हैं ये डिस्ट्रॉय करते हैं स्मॉल पार्टिकल्स को बाय फैगोसाइटोसिस। एसिनोफिल्स जो हैं ये इनएक्टिव करते हैं इन्फ्लेमेशन प्रोड्यूसिंग सब्सटेंस को, अटैक करते हैं ये पैरासाइट्स को। और बेसोफिल्स जो हैं ये रिलीज़ करते हैं हेपरिन को टू प्रिवेंट ब्लड क्लॉटिंग, और हिस्टामिन को भी रिलीज़ करते हैं विच काज इन्फ्लेमेशन। ये हिस्टामिन का आपने अस्थमा में पढ़ा होगा हिस्टामिन के बारे में। इसके बाद मोनोसाइट्स आ गए। मोनोसाइट्स जो ये मैक्रोफेजेस में कन्वर्ट हो जाते हैं, फैगोसाइटोसिस में हेल्प करते हैं। लिम्फोसाइट्स आ गए और इनका फंक्शन होता है इम्यून सिस्टम में बाय प्रोड्यूसिंग एंटीबॉडीज़। तो नेक्स्ट आ गया हमारे पास फंक्शन ऑफ ब्लड। ये ब्लड के फंक्शन रीड करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये सारे सिंपल सी बातें। और पंपिंग ऑर्गन दी हार्ट की जो मेन लेयर होती है वो मायोकार्डियम होती है। इसमें 4 वेल्व प्रेजेंट होते हैं, 2 सेप्टा प्रेजेंट होते हैं, इसके 4 चैम्बर्स होते हैं। इसमें जो एक अयोटा में सबसे ज़्यादा प्रेशर होता है और अयोटा, और एक डोन असेंडिंग अयोटा होता है जो बॉडी की तरफ लेके जाता है। जो अपर अयोटा होता है उसमें से 3 आर्चेस निकलती हैं। और इसके अलावा इसमें जो चीज़ आपने याद रखनी है कि जो वेंट्रिकल्स हैं ज़्यादा थिक वाल्ड होते हैं। इसमें जो ट्राइकस्पिड वेल्व्स होते हैं, ट्राइकस्पिड वेल्व को ट्राइकस्पिड इसलिए कहते हैं कि ये इसके 3 फ्लैप्स होते हैं। दीज फ्लैप्स आर अटैच विद फिब्रस कॉर्ड कार्डिया टेंडिना टू द पेपिलरी मसल्स विच आर एक्सटेंशंस ऑफ वॉल्स ऑफ राइट वेंट्रिकल। ये देख ले क्योंकि इसमें से MCQs आ
चुका है। कार्डिक साइकिल है, कार्डिक साइकिल एक दफ़ा रीड कर लें अगर आपको इसमें से थोड़ी बहुत कन्फ्यूजन है। रिलैक्सेशन फेज़ है, डायस्टोल फेज़ होती है, अट्रियल कंट्रैक्शन सिस्टोल फेज़ होती है और आखिर पे वेंट्रिकुलर सिस्टोल फेज़ होती है। तो इसमें एक जिस्म में, एक इंसान में या एक लाइफ में 2.5 बिलियन टाइम्स जो है हार्ट वो कंट्रैक्ट करता है और 1 सिस्टोल एंड 1 डायस्टोल लास्ट फॉर 0.8 सेकेंड्स। इसके बाद मैकेनिज्म ऑफ हार्ट एक्सटेंशन है, ये चीज़ आप अगर रीड कर सकते हैं तो रीड कर लें। इसमें ये देख लें कि ऐसे नोट का रोल है जो, तो ये रीड कर लें, वैसे ये आता होता है तो देख लें। इसके बाद आर्टरीज़, कैपिलरीज, वेन्स है, यहाँ से रीड करना कर लें, अदरवाइज ये कंपैरिजन लिखा हुआ है, कंपैरिजन देख लें कि आर्टरीज़, वेन्स और कैपिलरीज़ का ये एक नज़र देख लें। इसको ज़्यादा रीड करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये सारी कॉमन सी बातें। प्रेशर की बात करें, सबसे ज़्यादा प्रेशर आयोटा में होता है, उसके बाद जो कैपिलरीज होती है इसमें डिक्रीजिंग प्रेशर होता है और वेन्स में सबसे कम प्रेशर होता है। इसके बाद लिम्फेटिक सिस्टम आ गया। लिम्फेटिक सिस्टम में एक दिन में 8 से 12 लीटर लिम्फ प्रोड्यूस होता है और जो बॉडी की तरफ ये लुटाते हैं, ये 3 to 5 लीटर लिम्फ जो होता है ये बॉडी की तरफ लुटाता है और प्रोडक्शन 8 to 12 लीटर हो रही होती है। लिम्फ कैपिलरीज एंड ब्लाइंडली इन द बॉडी टिश्यूज वेयर प्रेशर फ्रॉम द एक्यूमुलेशन ऑफ इंटरस्टिशियल फ्लूइड्स और एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड्स forces the fluid into the lymph capillaries. When the lymph enter the lymph capillaries it is called lymph. जब ये lymph capillaries में एंटर करते हैं, lymph कहते हैं इसको। lymph को पास होने में 4 चीज़ें हेल्प करती है। एक स्केलेटल मसल्स हैं, एक मूवमेंट ऑफ विजरा है, एक ब्रीथिंग मूवमेंट और एक वेल्व्स है। ये चीज़ देख ले। इसके बाद लिम्फ के फंक्शंस एक दफ़ा रीड कर लें। इन एवरेज पर्सन अबाउट 3 लीटर मोर लीव्स द ब्लड कैपिलरीज देन इज अब्जॉर्ब्ड बाय देम ईच डे। इट रिटर्न द एक्सेस फ्लूइड डिजॉल्व्ड प्रोटीन्स एंड अदर सब्सटेंस टू ब्लड। इसके बाद है द लैक्टियल ऑफ विलाई अब्जॉर्ब लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स। ये लैक्टियल भी लिम्फेटिक सिस्टम का पार्ट होता है, विच आर रिलीज्ड बाय इंटेस्टाइनल सेल्स after the products of digestion of fats are absorbed. After fatty meals, these fat globules make 1% of the lymph. इसके बाद है lymphatic system help defend the body against foreign invaders. Lymph nodes have lymphocytes and macrophages that destroy bacteria and viruses. The painful swelling of lymph nodes in certain diseases is largely as a result of accumulation of dead lymphocytes and macrophages. Just as the lymph nodes filter lymph, the spleen filter blood, exposing it to macrophages and lymphocytes that destroy foreign particles and aged red blood cells. इसके बाद इम्यूनिटी आ जाते हैं। इम्यूनिटी की डेफिनेशन देख लें क्योंकि इसकी डेफिनेशन इंपॉर्टेंट होती है। इसके बाद इम्यून सिस्टम, इसके 2 कंपोनेंट है इम्यून सिस्टम के। इसके बाद बी सेल्स जो टी सेल्स होते हैं, तो ये सारा आपको पता होगा। इसके बाद सेल मीडिएटेड रिस्पॉन्स है जो टी सेल की वजह से होता है। सेल ह्यूमरल रिस्पॉन्स है जो बी सेल्स की वजह से होता है। एक्टिव इम्यूनिटी, पैसिव इम्यूनिटी का भी आपको पता होगा। द मेथड्स ऑफ पैसिव इम्यूनिटी इज यूज्ड टू कम्बेट एक्टिव इन्फेक्शंस ऑफ टेटनस, इन्फेक्शियस हेपेटाइटिस, रेबीज, स्नेक बाइट विनोम। इन केस ऑफ स्नेक बाइट विनोम, पैसिव इम्यूनिटी इज प्रोड्यूस्ड बाय एंटीटॉक्सिन, सो इज कॉल्ड एंटीविनोम सीरम्स। ये एंटीविनोम सीरम्स के बारे में लिखा हुआ। ये ट्रांसपोर्ट वाला चैप्टर था। अब हमारा सिर्फ एक ही चैप्टर रह गया, वो के है किंगडम एनिमेलिया। किंगडम एनिमेलिया सारा करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ से स्टार्ट्स में हम शुरू करते हैं। सबसे पहले अनीमा जो है ये लैटिन लैंग्वेज का वर्ड है जिसका मायने होता है ब्रीथ और सोल। इसके बाद है ये दो काइंड्स में इनको डिवाइड किया जाता है, एक मेटाजोआ है, एक प्रोटोजोआ है। इसके बाद है हमारे पास नेक्स्ट पे एक ग्रेड रेडिएट और ग्रेड बायलेटरल सिमेट्री और रेडियल सिमेट्री। रेडियल सिमेट्री जो होती है ये किस में होती है? नाइडेरियंस में होती है। नाइडेरियन की आपको एग्जांपल आनी चाहिए, हाइड्रा, ओबिलिया, सी निमोनिया, जेलीफिश, कोरल्स और पॉलिप्स और वलेलाज वगैरह, ये इनकी एग्जांपल्स है। और ये रेडियल सिमेट्री अडल्ट अकाइनोडम्स में भी प्रेजेंट होती है, अडल्ट अकाइनोडम्स में। बाकी जो सारी हमारे पास फाइलम्स है, प्लेटीहेल्मिन्थेस, नीमाटोड्स, जो अकाइनोडम्स का लार्वा है, मोलस्का है, आर्थ्रोपोड है, इन सब में बायलेटरल सिमेट्री प्रेजेंट होती है। इसके बाद ये डिफरेंस देख लें कि प्रोटोस्टोम्स में और ड्यूटेरोस्टोम्स में क्या डिफरेंस है। प्रोटोस्टोम्स में क्लीवेज और डिवीजन ऑफ जाइगोट इज स्पाइरल एंड डिटरमाइंड, लेकिन जो ड्यूटेरोस्टोम्स है क्लीवेज इज रेडियल एंड इनडिटरमाइंड। ड्यूरिंग द डेवलपमेंट प्रोसेस द माउथ इज ऑफ दीज एनिमल अराइज फ्रॉम ब्लास्टोस्पोर्स और फ्रॉम एंटीरियर मार्जिन्स। ये ब्लास्टोस्पोर या एंटीरियर मार्जिन से आते हैं, लेकिन ड्यूटेरोस्टोम्स में क्या होता है कि ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट माउथ इज फॉर्म्ड एट सम डिस्टेंस एंटीरियर टू द ब्लास्टोस्पोर्स एंड ब्लास्टोस्पोर फॉर्म द एनस। इसके बाद सिलोम के बारे में, सिलोम और बॉडी कैविटीज फॉर्म्ड एट स्प्लिटिंग ऑफ मीजोटम्स। तो इसमें से एक एमसीक्यूज ये आया हुआ था कि सिलोम इज डेवलप्ड एज अ आउटपोचिंग ऑफ आर्केंटिरोन। तो इसको सिलोम को क्या कहते हैं? सिलोम को एंटीरोसिलोम कहते हैं, जो आर्केंटिरोन की आउटपोचिंग से बनती है। ये एमसीक्यूज आया हुआ था पीएमसी के पेपर में। इसके बाद मीजोडम इज ड्राइव्ड फ्रॉम सेल्स एट इंटीरियर लिप ऑफ ब्लास्टोपोर्स
और मीजोडर्म इज ड्राइव फ्रॉम वाल्स और डेवलपिंग गट। जो ड्यूटेरोस्टोम्स हैं इनमें डेवलपिंग गट से मीजोडर्म डेवलप होती है। इसके बाद इनकी एग्जांपल्स लिखी हुई है कि ड्यूटेरोस्टोम्स में अकाइनोडर्म्स होते हैं, हेमिकोडेट और कोडेट होते हैं, लेकिन जो प्रोटोस्टोम्स हैं इनमें ज़्यादातर एस्केलमिंथीज होते हैं, एनिलिड, मोलस्का और आर्थ्रोपोड्स होते हैं। इसके बाद स्पाइरल डिटरमाइंड, रेडियल इनडिटरमाइंड क्लीवेज का डिफरेंस लिखा हुआ है, ये आपको पता ही होता है। डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक है। ट्रिप्लोब्लास्टिक में आप ये देख रहे हैं कि किस लेयर से कौन सी स्ट्रक्चर बन रही है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि एक्टोडर्म फॉर्म द लाइनिंग ऑफ एंडोडर्म जो है ये डाइजेस्टिव सिस्टम की लाइनिंग बनाती है और ग्लैंड्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम बनाती है। डाइजेस्टिव सिस्टम यानी गट का जो तलक है वो एंडोडर्म से है, और जो मीजोडर्म है गिव राइज टू मस्कुलर, स्केलेटल एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मीजोडर्म जो है ये मस्कुलर सिस्टम बनाती है, इसके अलावा रिप्रोडक्टिव सिस्टम और स्केलेटल सिस्टम बनाती है, और इंटीग्यूमेंट्री और नर्वस सिस्टम बनता है एक्टोडर्म से। इसके बाद एसिलोमेट्स में प्लेटीहेलमिंथीज होते हैं, स्यूडोसिलोमेट्स में एस्केलमिंथीज होते हैं, और सिलोमेट्स में बाकी सारे आते हैं। और जो आर्थ्रोपोड्स हैं उनमें रिड्यूस्ड सिलोम होती है, ये चीज़ भी याद रख लें। इसके बाद पैराजोआ आ गया, उसमें फाइलम पोरीफेरा है। पोरीफेरा में ये लतीनी ज़बान का लफ्ज़ है जिसका मानी होता है पोरस और फेरा मीन बीरिंग। पोरस मीन पोर्स और फेरा मीन बियरिंग। तो ये पोरीफेरा है, इसमें बहुत कम इसमें डेवलपमेंट होती है। हर्माफ्रोडाइट होते हैं, इसमें प्रोटेंडरस होती है, और बडिंग के ज़रिए रिप्रोड्यूस करते हैं। और बड में भी एक्सटर्नल और इंटरनल, जो इंटरनल बड होती है इसको गैम्यूल्स कहते हैं। इसकी एग्जांपल देख ले, साइकन जो टिपिकल मेराइन स्पॉन्ज है, इसके बारे में एमसीक्यूज आ चुका है पीएमसी के पेपर में साइकन के बारे में। लीकोसेलिनिया है एक स्पॉन्ज दैट कंसिस्ट ऑफ ग्रुप ऑफ इरेक्टेड ट्यूब्यूल्स, और यूप्लैक्टेला और स्पॉन्जिला, ये इसके एग्जांपल्स। आपने सबसे ज़्यादा एग्जांपल्स पे फोकस करना है और किसी चीज़ पे फोकस नहीं करना है। इसके बाद फाइलम नाइडेरिया है। नाइडेरिया की एग्जांपल्स देख लें कि हाइड्रा, बिलिया, सियानीमोनिया, कोरल्स, जेलीफिश, फाइजेलिया और वलेला वगैरह इसकी एग्जांपल्स हैं। इसमें नेमेटोसिस्ट होते हैं जो स्टिंगिंग सेल्स होते हैं। इसके बाद हाइड्रा बिलिया वगैरह इसमें जो प्रोसेस हो रहे होते हैं ये पॉलीमॉर्फिज्म के प्रोसेस भी होते हैं, और ये कोरल रीफ्स की फार्मेशन में रोल प्ले करते हैं। इसके बाद हमारे पास आ गया ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म में प्लेटीहेलमिंथेस जो फ्लैटवर्म्स हैं, इनकी डोर्सो वेंट्रली कंप्रेस्ड बॉडी होती है, ये अनसेगमेंटेड होते हैं, और इनमें फ्लेम सेल्स होते हैं। ये मोस्टली एंडोपैरासाइट्स होते हैं, और ये ट्रॉपिक्स में ज़्यादा कॉमन होते हैं, और लार्वा फार्म मोस्टली नहीं होती लेकिन सम टाइम लार्वा फार्म प्रेजेंट होती है। हर्माफ्रोडाइट होते हैं। डुगेसिया प्लानेरिया को कहते हैं। फिशियोला हिपैटिका लिवर फ्लूक को कहते हैं। टानिया स्टैपवर्म को कहते हैं। ये चीज़ें याद रख लें। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आता है फाइलम नीमाटोड्स या एस्केलमिंथीज, जिसमें जो ये सीडोसिलोमेट्स होते हैं, इनमें पॉइंटेड एंड्स होते हैं, ये भी अनसेगमेंटेड होते हैं। लेकिन जो हमारे पास प्लेटीहेलमिंथेस थी उनकी डोर्सो वेंट्रली बॉडी कंप्रेस्ड बॉडी थी, लेकिन इनकी पॉइंटेड एंड वाली बॉडी होती है। दोनों अनसेगमेंटेड होते हैं। इनमें नर्व रिंग प्रेजेंट होती है, और सेंस ऑर्गन इनमें पेपिला की फॉर्म में होता है। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। इसके बाद सेपरेट सेक्सिस होती हैं, जबकि प्लेटीहेलमिंथेस में सेपरेट नहीं थे सेक्सिस। इनमें फीमेल गुनैड्स जो हैं वो ओवरीज हैं, और जिसमें मेल गुनैड्स टेस्टिस हैं। लार्वा स्टेज प्रेजेंट होती है लाइफ साइकिल में इनके। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। इसकी इंपॉर्टेंस आपको फिंगर टिप्स से रटी हुई होनी चाहिए। ये एस्केरस लिम्ब्रिकॉइड जो है इंटेस्टाइनल पैरासाइट है। इसके बाद एंटेरोबियस वर्मिकुलरिस को पिन वॉर्म भी कहते हैं, ये कॉस्मोपोलिटन है, और ये पिन वॉर्म्स आर पैरासाइट्स इन ह्यूमन सीकम कोलोन एंड अपेंडिक्स साइड। इट्स मूवमेंट काजिंग इंटेंस इचिंग ऑफ एनस, इन्फ्लेमेशन ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन, कोलोन, अपेंडिक्स, रिजल्टिंग इन इंसोमिया एंड लॉस ऑफ एपेटाइट है। इसके बाद एनसाइक्लोस्टोमा ड्यूडेनल्स है जिसको हुकवॉर्म भी कहते हैं, और ये स्मॉल इंटेस्टाइन में होते हैं, और विलाई ऑफ इंटेस्टाइन से ये ब्लड को सक करते हैं और एंटीकोगुलेंट प्रोड्यूस करते हैं जो एनीमिया काज करते हैं और काफ़ी ड्रास्टिक इफेक्ट होते हैं। इसके बाद फाइलम एनिलिड्स है। एनिलिड का मतलब होता है लिटिल रिंग, और ये मेटामेरिकली सेगमेंटेड बॉडी होती है, जबकि जो हमारे पास नीमाटोड थे उनकी बॉडी क्या थी, पॉइंटेड थी, और जो प्लेटीहेलमिंथेस थे उनकी बॉडी कौन सी थी, डोर्सो वेंट्रली कंप्रेस्ड बॉडी थी। अब हम एनिलिड्स की बात कर रहे हैं। एनिलिड्स में प्रोस्टोमियम होते हैं, इनमें प्रेजेंट इसके सर्कुलर मसल प्रेजेंट होते हैं, लॉन्गिट्यूडनल मसल्स होते हैं। ये इनवर्टिब्रेट का पहला ग्रुप है जिसमें क्लोज्ड जो एनिलिड्स हैं, एनिलिड्स सेगमेंटेड वॉर्म्स है, पिछले दो जो थे वो अनसेगमेंटेड थे। एनिलिड्स पहला ग्रुप है इनवर्टिब्रेट्स का जिसमें क्लोज्ड ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट है, बाकी सब में ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है। एनिलिड्स में नेफ्रीडिया होता है, जबकि प्लेटीहेलमिंथेस में फ्लेम सेल्स प्रेजेंट होते हैं। इसमें रेस्पिरेटरी सिस्टम प्रेजेंट होता है।
एब्सेंट होता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम एब्सेंट होता है। अगर हम बात करें तो रिंग वॉर्म्स, राउंड वॉर्म और फ्लैट वॉर्म्स, इन तीनों में ही रेस्पिरेटरी सिस्टम एब्सेंट है। किस किस में? रिंग वॉर्म में, फ्लैट वॉर्म में और राउंड वॉर्म में। इसके बाद हमारे पास इनमें चीटा एब्सेंट होता है लीच में, और इसकी एग्जांपल क्लासेस हैं पोलीचीटा, ओलिगोचीटा, हीरोडियना। और इसमें सबसे ज़्यादा अर्थवॉर्म जो है सबसे ज़्यादा फेमस है, इसका जो अर्थवॉर्म सबसे ज़्यादा फेमस है। और इसके जो हेरिडुआना क्लासेस को अगर आप रीड कर लें तो बेस्ट रहेगा आपके लिए। इसके बाद फाइलम आर्थ्रोपोडा, आर्थ्रोपोडा सबसे बड़ी फाइलम है, किंगडम एनिमलिया की सबसे बड़ी फाइलम है। और ये इंसेक्ट्स होते हैं इनमें, क्योंकि इसलिए सबसे बड़ी है, इनमें वेल डेवलप्ड एक्सक्रेटरी सिस्टम होता है, नर्वस सिस्टम प्रेजेंट होता है। इसके अलावा इनमें वर्म लाइक सेंटीपैड्स इनमें होते हैं, और इनकी स्ट्रक्चर जो होती है वो वेरिएबल होती है। इसमें एक्सटेंसिव ट्रेकियल सिस्टम प्रेजेंट होता है जो गैसियस एक्सचेंज में हेल्प करता है, जिसमें स्पाइरेकल्स प्रेजेंट होती हैं। और इक्वेटिक आर्थ्रोपोड जो होती है उनमें गिल्स और बुक लंग्स प्रेजेंट होते हैं। और इनका सर्कुलेटरी सिस्टम जो होता है वो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है इनमें जो होता है। और इनमें जो काइटन प्रेजेंट होती है, जैसे काइटन जो इनके एक्सोस्केलेटन में प्रेजेंट होती है, पेयर्ड अपेंडेजेस प्रेजेंट होती है। और मेटामॉर्फोसिस होती है, इनके लार्वा फॉर्म में मेटामॉर्फोसिस हो रही होती है, ये भी पढ़ा होता है लोगों ने। इन सम प्रिमिटिव इंसेक्ट मेटामॉर्फोसिस इज इनकम्प्लीट, कुछ में इनकम्प्लीट होती है जिसमें नीम्फ और इंस्टार बनता है, तो ये चीज़ भी देख लें। इसके बाद इसकी क्लासिफिकेशन है, क्रस्टेशिया इसकी एक क्लास है, इसकी इंसेक्ट है। इनके आप एग्जांपल्स देख लें कि क्रस्टेशिया के एग्जांपल क्या है, डेफनिया, साइक्लोप्स, क्रैब्स, लॉबस्टर्स, प्रॉन्स, ये क्रस्टेशिया में आ जाते हैं। इंसेक्ट्स की बात करें तो इंसेक्ट्स में हमारे पास लेडी बर्ड आता है, वास्प आता है, ड्रैगन फ्लाई आता है, बटरफ्लाई आते हैं, अरेक्निडा है इसकी नेक्स्ट क्लास, जिसमें माइट और स्पाइडर आते हैं। और आगे मेरियापोडा इसकी क्लास है एक। और इसकी जनरल इम्पोर्टेंस है, ये पढ़ लें, ये बेस्ट रहेगा, क्योंकि ये इम्पोर्टेंस जो होती है ये पढ़नी पड़ती है। मोलस्का आ जाती है नेक्स्ट। हमारे पास मोलस्का में मेंटल प्रेजेंट होती है, अनसेगमेंटेड होते हैं, ये सॉफ्ट होते हैं, इसमें रेडुला प्रेजेंट होते हैं। और ये काफ़ी बड़ी सेकंड लार्जेस्ट है। और डिजेस्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ गट विद 2 ओपनिंग्स है। एक्सक्रेटरी सिस्टम में पेयर्ड नेफ्रीडिया प्रेजेंट होते हैं। और हीमोसाइनिन इसमें पिगमेंट है, ये एमसीक्यू आ चुका है पीएमसी के पेपर में। इसकी जो आगे फर्दर क्लासिफिकेशन में गैस्ट्रोपोड्स है, बाइवेल्विया है, सिफेलोपोड्स हैं। इसकी इंपॉर्टेंस सिफेलोपोड्स की वजह से ये चीज़ भी आप देख लें कि some mollusks are indirectly harmful to man, but most of them are beneficial. The harmful mollusks are slugs and shipworms. Slugs are injurious to gardens and cultivations. They not only eat leaves but also destroy plants. ये slugs के बारे में लिखा हुआ है। और टेरिडो और shipworm damages wooden parts of sheep, but many mollusks are great source of food for man in many parts of world. Large quantity of clams, oysters and mussels are eaten in Far East Europe and America. Oysters are regarded as delicacy. Shells of freshwater mussels are used in butter industry. ये mussels का यूज़ है। Also shells of oyster are mixed with the tar for making roads. ये अमेरिका में इसके ये shells जो होते हैं ना oyster के, उससे रोड बनाते हैं। Shells in certain parts of world are also used for making ornaments. Some oysters also make valuable pearl. ये oyster in pearl ये FSC के कहानी भी थी। इसके बाद फाइलम एकाइनोडर्म्स है, जो इनको स्पाइनी स्किन्ड एनिमल्स भी कहते हैं। एकाइनोडर्म्स को स्पाइनी स्किन्ड एनिमल्स भी कहते हैं। और ये मेराइन एनिमल्स हैं। एकाइनोडर्म्स जो हैं इनकी बॉडी जो होती है वो बिस्किट लाइक होती है, स्टार शेप्ड होती है, सी अर्चिन्स होते हैं इनमें, और स्टार आर्म्ड शेप होती है, इलोंगेटेड शेप होती है, जैसे सी को कम्बर है। तो इसकी एग्जाम्पल्स आपको याद होनी चाहिए। एग्जाम्पल याद होंगी तो इसकी बॉडी शेप भी याद हो जाएगी। जैसे कि एक अर्चिन है, इसकी एक एग्जाम्पल स्टार फिश इसमें आती है अकाइनोडर्म्स में। सी अर्चिन है अकाइनोडर्म में, ब्रिटल स्टार आता है, सी को कम्बर भी इसी में आता है। और इसके अलावा ये डेलिकेट इनकी एपिडर्मिस होती है, एपिडर्मिस डेलिकेट होती है। मीजोडर्म्स जो होती है इनके एंडोस्केलेटन भी प्रेजेंट होते हैं, और एक्सोस्केलेटन भी इनमें प्रेजेंट होता है। इसके अलावा इनके जो लार्वा होते हैं इनको पाइनेरिया और ब्रैक्यूलेरिया कहते हैं। इनकी रीजनरेशन की एबिलिटी काफ़ी ज़्यादा होती है। इसके अलावा इनमें ग्रूव्स प्रेजेंट होते हैं। मोटाइल स्पीशीज़ होते हैं, मोटाइल जो होते हैं वो ट्यूब फिट की हेल्प से मूव करते हैं। इसके बाद फाइलम हेमिकोडेट्स है, वो सॉफ्ट बॉडी होती है उनकी, और उनकी बॉडी में प्रोबोस्किस, कॉलर और ट्रंक 3 चीज़ें प्रेजेंट होती है। बॉडी वाल इज मेड ऑफ उनकी यूनिसेलुलर एपिडर्मस एंड म्यूकस सिक्रेटिंग सेल से उनकी बॉडी वाल
ओवल बनी होती है। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट स्ट्रेट होता है। सिलोमी कैविटी करस्पॉन्ड टू ईच ऑफ द 3 रीजन्स, और ये इसके बारे में थोड़ा बहुत देख लें। फाइलम कोर्डेटा है, फाइलम कोर्डेटा आगे प्रोटोकोर्डेटा और लोअर कोर्डेट्स, सब फाइलम यूरोकोर्डेटा और सेफेलोकोर्डेटा इसमें आ जाते हैं। सेफेलोकोर्डेटा की एग्जांपल एम्फियोक्सस है और यूरोकोर्डेटा की मोलगुला इसकी एग्जांपल है। इसके बाद वर्टिब्रेट्स आ जाते हैं, उसमें फ़िशेज़ आ जाती हैं। ये फ़िशेज़ वाला रीड करना है तो कर लें, वैसे इनके करैक्टरिस्टिक्स फ़िशेज़ के वैसे ही पता होते ही हैं थोड़े बहुत ही। और एम्फीबियंस आ गए, इसके बाद रेप्टाइल्स आ गए और बर्ड्स और मैमल्स आ गए, ये सारे पता ही होते हैं। इनमें बर्ड्स आर्कियोपेटेरिक्स सबसे पुराना बर्ड्स हैं। मैमल्स जो हैं ये कैनोजोइक इरा में ये डोमिनेट हुए थे, 50% मैमल करैक्टर थे। इसके पहले वाले जो मैमल्स थे जुरासिक टाइम में इनकी इवॉल्व होना शुरू हुए थे, ये कोटिलोसार्स से इवॉल्व हुए हैं। मैमल्स की 3 सब क्लासेस है, प्रोटोथेरा, मेटाथेरा और यूथेरा, और इनकी एग्जांपल्स जो प्रोटोथेरा है डकबिल प्लेटिपस अकिडना यानी स्पाइनी आंट ईटर है, तो ये वाला पीएमसी में एमसीक्यूज पूछा जा चुका है स्पाइनी आंट ईटर वाला, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। मेटाथेरा में ओपोसम, कैंगरू एंड टेस्मेनियन वुल्फ है, और सब क्लास यूथेरा में वेल्स आती हैं, मैन आते हैं, हॉर्सेस आते हैं, डॉल्फिन्स आती हैं, तो ये चीज़ भी आपको पता होनी चाहिए। तो ये थी हमने अबाउट 1 घंटे में हमने सारी बायोलॉजी रिवाइज़ की, और 1 घंटे के ऊपर जो मिनट लगे वो हमें किंगडम एनिमेलिया रिवाइज़ करने में लगे। तो ये थी सारी बायोलॉजी की रिवीजन, तो दुआओं में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह, थैंक यू वेरी मच।